Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Post-step operative interventions for recipient after kidney transplantation, then client education, clinical signs or renal transplant graft rejection, એમાં graft rejection માં hyperacute, acute, chronic rejection, acute cystitis, then client education and instruction prevent કરવા માટે acute cystitis ને urethritis, uretritis, pyelonephritis, polycystic kidney diseases. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. Post-operative intervention for renal transplantation. So being a nurse, what you will do? બીજી કઈ કોમ્પ્લિકેશન infection, bleeding, then thrombosis. Okay. Online students, what post-operative interventions you will do? ચલો બોલો. એના આઉટપુટ આપણે મોનિટર કરીશું. then hemodialysis જ્યાં સુધી adequate kidney function ના establish થઈ જાય ત્યાં સુધી continue રાખીશું. then vital signs monitor કરીશું. then signs of complication and rejection, thrombosis, renal artery stenosis and wound problems. Okay. Then okay, let me ask you one question. Live donor है, so kidney function कितने टाइम में स्टार्ट होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा. यस, जैसे नॉर्मल. फॉर एग्जांपल अगर हम सर्जरी हमारे ऊपर सर्जरी होती है, सो आफ्टर सम टाइम ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फेज वी पास यूरिन नेचुरली. सो वैसे ही सर्जरी के बाद 8 घंटे बाद जो सर्जरी खत्म होती है, तो 8 घंटे बाद पेशेंट यूरिनेशन के लिए करेगा, सो इमीडिएटली वो पास कर सकता है. बट अगर वो NHBD वाला डोनर था या कैडेवर डोनर था, तो सेम डे पर नहीं पास होगा यूरिन. इट विल टेक फ्यू डेज या उससे ज्यादा भी लग सकता है फॉर अदर टाइप ऑफ डोनर, बिकॉज उनकी डेथ हो गई थी ऑलरेडी. हमें किडनी निकाली है एंड देन इमीडिएटली तो ट्रांसप्लांट की नहीं है. ऐसे पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन हमने प्लान किया तभी डोनर में से निकाल कर ट्रांसप्लांट कर देंगे, राइट. पहले वाली हमने ऑलरेडी निकाल दी है एंड वी हैव स्टोर्ड इट. हमें इमीडिएटली करना होता है, बट टेम्पररी पीरियड कर लिए तो हमने स्टोर किया, फिर हमने ट्रांसप्लांटेशन किया. सो उनमें यूरिन आउटपुट स्टार्ट होने में टाइम लगता है. सो जब तक यूरिन आउटपुट नहीं आ जाता, किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस हमें चालू रखना होता है. पेशेंट की जो डिजीज किडनी है वो हमें निकालनी होती है. No, all left in place except in polycystic kidney disease. આપણે કાઢવી પડશે કારણ કે enlarged and painful હશે. हाँ, सो अगर इफ इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, सिर्फ काम करना बंद कर दिया है, सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, उसको अंदर रख सकते हैं. बट कुछ ऑलरेडी डैमेज है, वो पेशेंट को हार्म हो रहा है. लाइक जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में सिस्ट बड़ी हो जाती है, किडनी पेनफुल होता है, सो उसमें रखने से पेशेंट को ही हार्म हो रहा है, सो उसमें हम निकाल देंगे. ओके. देन लैब वैल्यूज चेक करनी होती है रेगुलरली, डेली चेक करेंगे पेशेंट को. सेमी फाउलर्स पोजीशन या फाउलर्स पोजीशन देंगे जिससे ब्रीथिंग अच्छा हो, इजी इन ब्रीथिंग हो पेशेंट को. हम अगर सुपाइन पोजीशन हम देते हैं पर पेशेंट को चेंज करनी है पोजीशन, तो नॉन ऑपरेटिव साइड पर चेंज करनी होगी. यूरिनरी कैथेटर होगा, तो उसकी पेटेंसी मेंटेन करनी है हमें. 3 से 5 दिन तक हम रखते हैं आइडियली, बट जितना बने उतना जल्दी निकालने की ट्राई करेंगे हम. जितना ज्यादा रखेंगे उतना इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होगा, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पर हमें रखना पड़ेगा. उसने इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी स्टार्ट कर दी है, इसीलिए यूरिन का कलर हमें चेक करना है. इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव फेज में यूरिन का कलर कैसा होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
यूरिन का कलर कैसा होता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में? एक दिन के लिए तो होगा ही ऐसा। बोलो चलो। पिंक और मे बी ब्लडी। यस, पिंक और ब्लडी मतलब हिमेचूरिया होगा। सो दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड आ रहा है, लाइक हिमेचूरिया आपने देखा होगा कैसा दिखता है, बट बहुत ज्यादा फ्रैंक ब्लीडिंग हो रहा है एंड बड़ी बड़ी क्लॉट्स भी निकल रही है। दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल एंड वी हैव टू नोटिफाई पीएचसीपी। यस। थोड़े दिन के बाद वो नॉर्मल कलर में आ जाना चाहिए, बट अभी भी नहीं आ रहा है, देन इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एबनॉर्मल। नॉर्मल। सो ये चीजें याद रखना जब क्वेश्चन रीड करते हो, तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव टाइम कितना दिया है वो देखो, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो एंड देन चूज योर आंसर्स। ओके। मॉनिटर थ्री वे, ओके, थ्री वे कैथेटर अगर है तो हमें मॉनिटर करना है। इरिगेशन अगर इरिगेशन चालू है तो दैट इज ओके, बट डॉक्टर के बगैर आपको डायरेक्टली इरिगेशन नहीं कर सकते। एंड एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है वुंड केयर के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। वॉवेल साउंड्स चेक करने हैं, वॉवेल साउंड्स रिटर्न हो जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आ जाती है, फ्लेटस पास हो जाता है, तभी हम एनपीओ स्टेटस ब्रेक करते हैं। गैग रिफ्लेक्स भी चेक करना होता है, सिर्फ वॉवेल स्टेटस पर नहीं डिसाइड कर सकते, बट गैग रिफ्लेक्स एंड वॉवेल साउंड्स चेक करेंगे, ओरल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, कॉफिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, जितना हो सके उतना अर्ली एम्बुलेशन भी करवाएंगे, देन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देंगे, रिजेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने ऑलरेडी देखे थे, डोनर एंड रेसिपिएंट का रिलेशनशिप एंकरेज करेंगे कि प्रमोट हो सके, देन डिप्रेशन के दोनों में साइंस चेक करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस देंगे पेशेंट को कि उसको अब क्या ध्यान रखना है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइफ लॉन्ग ले रहा होगा पेशेंट, तो उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस होंगे। सो पेशेंट को कोप करने में आप हेल्प करोगे कि वो कोप कर सके, एंड देयर आर वेरियस सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल। सो हम उसका भी कांटेक्ट करके देंगे, उसको भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे आप? यस, ब्लीडिंग के भी साइंस, तो इन शॉर्ट जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके साइन उसको पता होने चाहिए। देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। પીરિયડ ઓફ સિટિંગ અવોઇડ કરવાનું, ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું, then સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઇન્ફેક્શન અને રિએક્શનના રેકગ્નાઇઝ કરવાના, then મેડિકેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ લેવાની, એક પણ ડોઝ મિસ નહીં કરવાનો, અને ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી ફોર લાઈફ મેન્ટેન કરવાની, કોન્ટેક્ટ સ્પોટ્સ અવોઇડ કરવાના, then અવોઇડ એક્સપોઝર વિથ ઇન્ફેક્શન, then sign and symptoms. कौन से साइन एंड सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो पेशेंट को रिपोर्ट करने होंगे पीएचसीपी या नेफ्रोलॉजिस्ट को, उसको पता होने चाहिए, रेगुलर फॉलोअप लेना है। सो न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन कैसे लेना है वो पेशेंट को आप सिखाओगे कि घर पे क्या चीजें ध्यान रखनी होगी। फिर हमने देखा था ग्राफ्ट रिजेक्शन। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन? फ्लूइड ओवरलोड होगा तो एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, वेट गेन होगा, डब्ल्यूबीसी एलिवेट हो जाएंगे, विच आर गिविंग फाइट। एंड अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी करके कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ रिजेक्ट हो गई है। सो देयर विल बी फीवर, पेन एंड टेंडरनेस ओवर द सर्जिकल साइट। वेट गेन होगा, 2 to 3 पाउंड वेट गेन हो जाएगा, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, मलेज होगा, बीयूएन क्रिएटिनिन एलिवेट हो जाएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी एलिवेट हो जाएंगे। एंड कंफर्मेशन के लिए अगर हम अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी का टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि रिजेक्ट हो गई है। अब फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं, बट ये रिजेक्शन इंडिकेट कर रहा है हमें। फिर हमने रिजेक्शन के टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के रिजेक्शन होते हैं, विच आर दे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स Hyperacute, acute and chronic. ओके।
हाइपर एक्यूट मतलब Hyper ऑनलाइन। acute means within 40 hours, 48 hours of transplant rejection जैसे। ओके, तो अगर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन आपको पता चल गया कि पेशेंट 2 days पोस्ट ऑपरेटिव है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द साइंस ऑफ रिजेक्शन, पता चल गया कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है, सो व्हाट यू विल डू? रिमूव करवी पड़से रिजेक्टेड किडनी। यस, ऑप्शंस में दिया होगा, वी विल वेट, वी विल चेक द लैब वैल्यूज, देन वी विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रिमूवल ऑफ किडनी एंड इंक्रीज द डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट। सो आंसर क्या होगा? प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रिमूवल, राइट? सो ऐसे हमने ये पढ़ा है, उस पर से ही क्वेश्चन आएंगे, बट सिंपल नहीं होंगे, ट्विस्टेड होंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज क्रोनिक रिजेक्शन? पेशेंट तो डेली ले, पेशेंट बंद ना कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Months to years of transplant या परफेक्ट स्टोरी। यस, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। इट इज नॉट लाइक कि पेशेंट ने सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन बंद कर दिया है, पेशेंट वाज टेकिंग रेगुलरली, बट उससे उसकी इम्यूनिटी उतनी डाउन हुई नहीं कि प्रॉपर हुआ नहीं। सो पेशेंट की गलती नहीं है, रिजेक्शन हो सकता है। सो अगर क्रोनिक रिजेक्शन है, पेशेंट लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, 4-5 साल बाद भी हुआ है, चलो, सो हमें पता चला कि अब पेशेंट क्रोनिक रिजेक्शन हुआ है, सो व्हाट यू विल डू? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Suppressive medications and dialysis if necessary। हाँ, सो इम्यूनो सप्रेसिव वो ले रहा था, सिर्फ उसका डोज इंक्रीज करना होता है। एंड अगर जरूरत पड़े कि हमें लग रहा है कि बहुत टाइम से ये था, तो डायलिसिस की भी जरूरत पड़े तो डायलिसिस भी करेंगे इफ नेसेसरी। एक्यूट रिजेक्शन मतलब, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, First within 1 week post operatively ओके, 1 वीक के अंदर ना हो तो and बाद में हो after सकता है। any। हाँ, हाँ सो हो विद इन वन, सकता है एनी टाइम। हाँ, सो विद इन 1 वीक अगर वो रिजेक्ट हो रही है, दैट वी विल कॉल इट एक्यूट। उसके बाद 1 वीक पास हो गया तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, इट कैन हैपन, बट अगर एक्यूट रिजेक्शन है, इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर होता है तो हम रिमूव कर देंगे, 40 आवर्स के बाद होता है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव बढ़ाएंगे। सो एक्यूट रिजेक्शन है तो हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इंक्रीज करनी होगी, दैट्स इट। ओके, व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? कर्व कॉम्प्लिकेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન ડોનર્સ અને રેસિપિયન્ટ્સ અને વાત કરતા બાકી જે બધા પેશન્ટ છે એમાં પોસ્ટ ઓપરેટિવ કોમ્પ્લિકેશન રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન જોવા મળશે। ओके, व्हाट इज आइडेंटिकल ट्विन्स? મોનોઝાયગોટિક સિંગલ ફર્ટિલાઇઝ એક હશે, 2 એમ્બ્રિયો થશે એનાથી, અને જે ટ્વિન્સ હશે એ સેમ સેક્સ અને બ્લડ ટાઈપ નો હશે। Yes. And what is then non-identical twins or dizygotic twins? Two separate eggs fertilized by two sperm થશે in same pregnancy અને 50% of genes એમના similar હશે। हाँ, सो आइडेंटिकल मतलब ओवम एक ही है और 2 स्पर्म है जिसने उसको फर्टिलाइज किया। सो ये सेम जेंडर के होंगे, इधर 2 मेल होंगे, 2 फीमेल होंगे, एंड वो सेम प्लासेंटा शेयर करते हैं, लाइक एक ही अंदर होंगे, सेम प्लासेंटा शेयर करेंगे।
दैट इज मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन. सो दे आर सो सिमिलर. आप वो मूवीज में देखते हो ना कि एक कुछ करता है तो दूसरा, इतना ज्यादा नहीं होता उस मूवीज में, एग्जेगरेटेड बताते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब वो छोटे होते हैं, व्हेन दे आर न्यू बॉर्न्स, सो एक को भूख लगेगी तो दूसरे को लगेगी, दे आर सो आइडेंटिकल विथ ईच अदर. एंड मोनोजाइगोटिक ये हो गया. डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट है, सो दो ओवम है एंड दो स्पर्म्स है. सो दो स्पर्म्स ने दो ओवम को फर्टिलाइज किया. सो दे कैन बी डिफरेंट जेंडर ऑल्सो, मेल फीमेल भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकता है. उनके दो प्लासेंटा भी अलग अलग होंगे. दे आर सेम, दे आर ट्विंस, बट नॉट लाइक आइडेंटिकल. दोनों को सेम टाइम पर सब कुछ होगा ऐसा नहीं होगा. आइडेंटिकल ट्विंस लुक सो सिमिलर, लाइक दोनों सेम ही दिखते हैं. एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. सो दिस इज अ डिफरेंस. सो जो आइडेंटिकल है, बिकॉज उनके पूरे जीन्स सेम है, दे आर कंप्लीटली सेम. सो एक के अंदर से दूसरे में डालेंगे सो रिजेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे. नॉन आइडेंटिकल में थोड़े थोड़े चांसेस है, बिकॉज दे आर देर आर डिफरेंट ओवम्स एंड डिफरेंट स्पर्म्स, सो उनमें थोड़े चांसेस है. सो देर इज ओनली वन थिंग दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें रिजेक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल है, नील नो बराबर होता है. ओके फिर हमने देखा था एक्यूट सिस्टाइटिस. व्हाट इज एक्यूट सिस्टाइटिस? Okay, online students, what is acute cystitis? Inflammation of bladder. Infection. Okay, inflammation or infection of bladder. क्यों हो सकता है? ड्यू टू इन्फेक्शन वो ब्लैडर इन्फ्लाम हो जाएगा, सो इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. एंड देयर आर सो मेनी इरिटेंट्स, केमिकल्स एंड वो सब है जिसकी वजह से हो सकते हैं. तो हमने सारे कॉजेस देखे थे, इरिटेंट्स देखा था. फीमेल को सबसे कॉमन है कंपेयर टू मेल. व्हाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेक्टम के नियर एरिया में होगा इसलिए. देन अनदर रीजन. Another reason. Yes, Harshal, you are not clearly audible. Women have shorter urethra. Yes. So easily जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर जाएंगे, या जो भी कुछ केमिकल इरिटेंट्स है वो इजीली अंदर इन्वेड हो जाएंगे. सो फीमेल्स का यूरेथ्रा शॉर्ट है कंपेयर टू मेल्स. दैट इज द रीजन. सेकेंड रीजन कि फीमेल्स का यूरेथ्रा इज नियर टू द रेक्टम, नॉट लाइक मेल. ओके फिर हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. क्या होगा? लोअर एब्डोमिनल. ओके ओके. Cloudy, frothy. Okay, online students. Frequency and urgency થશે. Then burning on urination. Client જैसे small amount માં void કરશે કે inability of void હશે. Bladder incomplete with empty થશે. Lower abdominal માં discomfort, back માં discomfort કે bladder spasm. Then cloudy, dark, foul smelling urine જોવા મળશે. Hematuria. Then WBC greater જોવા મળશે, elevate થયેલા. And malaise, chills and fever જોવા મળશે. Yes, यूरिन में भी WBC होंगे, RBCs होंगे, एपिथेलियल सेल्स वो सब होगा. तो यूरिन एग्जामिनेशन में भी पता चलेगा कि इन्फेक्शन है. व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ફ્રીક્વન્સી કે અર્જન્સી ને આપણે સ્પેસિફિક સિમ્ટમ્સ યુટીઆઈ ના ના ગણી શકીએ, કારણ કે યુરિનરી એલિમિનેશન ચેન્જીસ થશે વિથ એજિંગ.
अल्टरमेंटेशन से अल्टरमेंटल एक्टिविटी इज साइन ऑफ यूटीआई इन ओल्डर एज। यस। ओके, फिर इंटरवेंशन हमने देखा था सिस्टियाइटिस की मेन इंटरवेंशन होगी एंटीबायोटिक। यस, एंड हमने डिफरेंट कॉजेस देखे थे। तो पेशेंट को ऐसा बोल सकते हैं एजुकेशन में कि ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सो कहीं पे भी पहले वाइटल साइंस तो आएगा ही। वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट, वो सब चेक करेंगे। पेशेंट का यूरिन का सैंपल लेके कल्चर के लिए भेजेंगे एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवाएंगे कि पता चले हमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी है। कभी भी यूटीआई होता है सो पेशेंट्स ऑलवेज ये चीज याद रखना है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना होता है कि सब कुछ क्लियर आउट हो जाए, वॉश आउट हो जाए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो टू प्रिवेंट सिस्टाइटिस। फीमेल्स को तो खास करके एडवाइस देते हैं कि पानी ज्यादा पीना रखना है। देन मेडिकेशन देंगे। पेशेंट को पेन हो रहा है, फीवर है, ब्लैडर स्पाज्म है, सो मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे अकॉर्डिंग टू द कल्चर। देन यूरिन की पीएच मेंटेन करनी है, 5.5 जितने रखनी है। पीएच मेंटेन करने के लिए ऐसा खाना खाना होगा कि जिससे पीएच मेंटेन हो। हाँ, बट अगर हमने डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, एमिनोग्लाइकोसाइड वाले एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंटीबायोटिक्स है, सो जितनी यूरिन एसिडिक होगी उतनी ये मेडिकेशन एक्शन नहीं ले पाएगी, राइट। सो उस टाइम पर फिर पेशेंट को ऐसी एडवाइस नहीं देनी है दैट इंक्रीज योर पीएच ऑफ यूरिन, ऐसा खाना खाओ, ऐसा नहीं करना है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। देन पेशेंट को सिर्फ इस बात हम, हाँ, एब्डोमिनल, लो एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन हो रहा है, पेशेंट से इस बात लेके मसल रिलैक्स करके डिस्कम्फर्ट रिड्यूस कर सकता है। पेशेंट को अगर यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने की हमें जरूरत पड़ी, सो प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है एंड मेटिक्यूलस पेरिनियल केयर देनी है। कैथेटर केयर बहुत ही प्रॉपर करनी होगी, वरना वो पेशेंट को एक्यूट में से क्रोनिक सिस्टाइटिस हो जाएगा, राइट। एंड वो आगे बढ़ जाएगा, लाइक सिस्टाइटिस के बाद यूरेट्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस तक भी चला जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेशेंट को कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं जिसमें भी कैफीन हो, टी, कॉफी, कोला, जो कैफिनेटेड बेवरेजेस है वो सब अवॉइड करना है। क्लाइंट को एजुकेशन देना है, क्लाइंट को बोलना है अल्कोहल अवॉइड करें, मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने दी है वो प्रॉपरली ले, स्केड्यूल टाइम पर ले, एंड एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना होता है। जनरली कोई भी एंटीबायोटिक हो 14 डेज का उसका कोर्स होता ही है। सो 10 to 14 डेज तक जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। एंड अभी लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो गया, 14 डेज का चलो दिया था तो कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर से वो पेशेंट आएगा यूरिन का सैंपल देने के लिए एंड फिर से हम कल्चर का टेस्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई कि अब बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिज्म है वो है कि अभी निकल गया है। एंड पेशेंट को बोलना है कि फिर से सिस्टाइटिस ना हो, वो ध्यान रखना है। तो पेशेंट कैसे प्रिवेंट कर सकता है सिस्टाइटिस? यस, કેવી રીતે? હમ then ओके, ल्यूब्रिकेंट सब यूज करते हैं बट कैसा यूज करना? यस। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Good perineal care amount, wiping front to back, and bubble bath, tub bath, vagina deodorants, and sprays avoid corona. Then avoid every 2 to 3 hours. Then cotton pants, avoid wearing tight clothes and pantyhose with slacks. Then avoid sitting in wet bathing suit for prolonged period. Then जो pregnant है तो avoid करवाना every 2 hours. Then if menopausal है तो use estrogen vaginal cream. Then water soluble lubricants use करवाना intercourse after, especially after menopause, and avoid or drink glass of water after intercourse. यस। सो वी नो दैट आफ्टर मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीएच लो इंक्रीज हो जाती है, अल्कलाइन हो जाता है, एसिडिक में से अल्कलाइन थोड़ा हो जाता है कि जब whenever the patient do the intercourse sperms काउंट अच्छे से हो सके। सो मेनोपॉज के बाद ये हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है तो पेशेंट की पीएच ऑल्टर हो जाएगी। सो
वो पेशेंट को बोलना है, वो फीमेल को बोलना है कि ईस्ट्रोजन वजाइनल वाला यूज करें कि पीएच मेंटेन रहे आपकी, उसकी वजह से और प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर हमने देखा था यूरेथ्राइटिस। व्हाट इज यूरेथ्राइटिस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Inflammation of urethra. इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्राइटिस। सबसे कॉमन एसटीआई की वजह से होता है, क्लेमिडिया और गोनोरिया। या तो सिस्टाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से यूरेथ्राइटिस हो सकता है। एंड देयर आर वेरियस, लाइक हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन हो रही है, जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पेरिनियल केयर के अभी मार्केट में, दे आर नॉट गुड फॉर यूजेज। अगर वो यूज कर रहा है, पर टॉयलेट पेपर एकदम परफ्यूम सेंटेड है, सैनिटरी पैड्स भी सेंटेड है, स्मेल वाले, अच्छे परफ्यूम वाले, सो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। सो इस वजह से यूरेथ्राइटिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स यूरेथ्राइटिस के क्या होंगे? यूटीआई होता है तो साइन एंड सिम्टम्स कॉमन ही होते हैं। सो पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ जाएगी, नॉक्चूरिया भी होगा, वॉइडिंग में डिफिकल्टी होगी, पेनिस में से म्यूकोपुरुलेंट और क्लियर डिस्चार्ज होगा, इन शॉर्ट ड्रेनेज निकलेगा, लो एब्डोमिनल पेन होगा। इंटरवेंशंस में एंटीबायोटिक हम देंगे। पहले तो कोई भी पेशेंट आपके पास यूटीआई की कंप्लेन लेके आता है, कोई भी सिस्टाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है, कोई भी यूटीआई की कंप्लेन है, तो हमें एसटीआई पहले रूल करना है। यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ यूरेथ्राइटिस में, इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर यूरेथ्राइटिस, हमें दूसरे में भी एसटीआई चेक करना होगा। यूटीआई एंड एसटीआई आर दर रिलेटेड टू ईच अदर। एसटीआई की वजह से यूटीआई हो सकता है, सो हमें वो चेक करना है, पहले रूल आउट कर लेना है। एंड अगर एसटीआई इज द कॉज, देन उसके जो भी रिसेंट 30 डेज में जो भी उसका सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी बुलाना पड़ेगा, उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो उसको भी हमें ट्रीटमेंट देनी होगी। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। सो ये तो मेन ट्रीटमेंट हो गई कि एंटीबायोटिक देंगे, या जो भी अदर कॉज था कि पेशेंट को ये परफ्यूम वाला यूज करने की वजह से, तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि अब ये बस सब यूज ना करो, बट जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे देंगे। सो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वाइटल्स चेक करना बनता है हमारा, फिर फ्लूइड इनटेक चेक करेंगे, इनटेक आउटपुट दोनों चेक करना है, एंटीबायोटिक्स देंगे, सिर्फ बात तब बात दे सकते हैं पेशेंट को मेडिकेशन वाला। देन ओके, समटाइम्स ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो एक पाथवे है, सो इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होकर स्ट्रिक्चर हो सकता है, नैरो हो सकता है, सो हमें फिर डायलिटेशन भी करना पड़ेगा, उसका डायलेशन करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलना है कि टॉयलेट पेपर सेंटेड परफ्यूम वाले, सैनिटरी पैड्स परफ्यूम वाले, या जो हाइजीन स्प्रेज और कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं फीमेल के लिए, सो वो सब यूज ना करें। एंड यस, जब तक ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाते, आपका यूरेथ्राइटिस ठीक नहीं हो जाता, तब तक इंटरकोर्स अवॉइड करना है। अगर एसटीआई है, कंफर्म हमें पता चल गया कि एसटीआई है, सो एसटीआई में हमने गोनोरिया टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, तो क्लेमिडिया का करना है कि नहीं करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ पर्सन इज हैविंग गोनोरिया पॉजिटिव, तो क्लेमिडिया करोगे आप कि नहीं करोगे? करना होगा। करना होगा दोनों का। अगर क्लेमिडिया भी पॉजिटिव आता है तो गोनोरिया भी करना है, दोनों, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, एक की वजह से दूसरा होगा, सो दोनों का टेस्ट करना है। एंड हमें ट्रीटमेंट करनी होगी, उसके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देनी है। पेशेंट को ऐसा बोल सकते हैं कि एसटीआई कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सो ओनली बाय यूजिंग कॉन्डम्स और एब्सटिनेंस। देन ट्रीटमेंट जो भी है पॉजिटिव एजेंट्स, उसके रिलेटेड हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमने क्लेमिडियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया, तो उसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेशेंट कैन बिकम स्टेराइल, स्टेरिलिटी हो सकती है मेल और फीमेल को, सो इसीलिए उसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलो अप भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था यूरेट्राइटिस। व्हाट इज यूरेट्राइटिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Inflammation of ureter. इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ यूरेटर क्यों होता है? ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन, या तो सिस्टाइटिस के बाद ऊपर गया है, सो नीचे से भी ऊपर आ सकता है, ऊपर से भी नीचे जा सकता है। ओके, असेसमेंट फाइंडिंग, डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्लियर और प्लूरल पेनाइल ड्रेनेज, सिर्फ इतने ही सिम्टम्स होंगे? जो भी यूटीआई के सिम्टम्स है वो भी होंगे, सो इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस 3 सिम्टम्स।
ट्रीटमेंट में क्या है, जो भी कॉज है वो आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। यूरेथ्राइटिस किसकी वजह से हुआ है उसको ठीक करना होगा। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे, सिर्फ इतनी ही सिम्टोमेटिक नहीं है, इनटेक आउटपुट फ्लूइड एनकरेज करना है, बहुत सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने आगे देखी। सो वो सब करेंगे पेशेंट के लिए। अगर ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल और क्लोट्रिमाजोल देंगे। यीस्ट इन्फेक्शन है तो निस्टेटिन और फ्लूकोनाजोल देंगे। एंटीबायोटिक लाइक क्लैमिडियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक डॉक्साइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन देंगे। देन हमने देखा था पाइलोनेफ्राइटिस। व्हाट इज पाइलोनेफ्राइटिस? नेफ्रॉन्स आर अ पार्ट ऑफ किडनी। ओके, सो पैरेन्काइमा में नेफ्रॉन्स आ गए। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पाइलोनेफ्राइटिस? Inflammation of renal pelvis and parenchyma. yes, inflammation of renal pelvis, that is pyelonephritis मतलब नेफ्रॉन। सो pelvis एंड parenchyma में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दोनों का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोल सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, And chronic. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट सडनली हो जाता है, अचानक से पेशेंट को, लाइक हमने कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर किया, एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं किया, पेशेंट को कुछ डायरेक्टली यूरेथ्राइटिस या सिस्टाइटिस हो गया तो सीधा वो इन्फेक्शन किडनी तक चला गया, तो दैट इज एक्यूट। क्रोनिक मतलब स्लोली स्लोली ओवर अ टाइम, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को स्टोन है, राइट, स्टोन छोटा है, यूरिन निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली यूरिन ब्लॉक हो गया है। स्टोन धीरे धीरे फॉर्म होता है, राइट, सडनली इतना बड़ा स्टोन रातों रात नहीं बन जाएगा। सो धीरे धीरे वो फॉर्म हो रहा है स्टोन। सो यूरिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बट कंप्लीटली भी नहीं निकल रहा है। सो थोड़ा थोड़ा करके यूरिन वहां पर फिल होता रहेगा एंड धीरे धीरे करके उसको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कन्वर्ट करेगा। सो जब यूरिनरी फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो या तो रिफ्लक्स हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है यूरिन का, ऐसी कंडीशंस में पाइलोनेफ्राइटिस क्रोनिक होगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। एक्यूट क्रोनिक नेफ्राइटिस, सॉरी, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है वो अचानक पहली बार भी हो सकता है या बार बार भी हो सकता है, बट अगर वो बार बार होगा तो धीरे धीरे वो क्या कर देगा, एक्यूट में से क्रोनिक नेफ्राइटिस हो जाएगा। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है एक्यूट के? यस, इन ओके, सो इन्फेक्शन है, सो फीवर होगा, चिल्स होगा, ब्लड टेस्ट करेंगे तो डब्ल्यूबीसी एलिवेट होगा। सो ये तीन हो गए। जब भी फीवर होता है तब टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। अब पाइलोनेफ्राइटिस है स्पेसिफिक, तो किडनी रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, कॉस्टोवर्टिब्रल, यहाँ का जो लास्ट वर्टिब्रल है वहां पर टेंडरनेस होगी, अब छुओगे तो पेन होगा। पेशेंट विल बिकम नोजिएटेड, पेशेंट को नोजिया होता है, हेडेक हो जाता है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, यूरिन भी एकदम इन्फेक्टेड है, सो यूरिन भी एकदम क्लाउडी या ब्लडी या फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा, हिमेचूरिया हो सकता है ब्लडी है तो। फिर पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी सेल्स, आरबीसी, एपिथेलियल सेल्स वो सब प्रेजेंट होंगे एंड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो ये पाइलोनेफ्राइटिस के। एंड फीवर और इन्फ्लेमेशन है तो कॉमन सारी जगह पर फीवर, चिल्स, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया एंड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होना, देन सीआरपी इंक्रीज होना, ईएसआर एलिवेट हो जाना, ये सब तो कॉमन है, जहां पर भी इंफ्लेमेशन होगा तो ये सारे टेस्ट तो होंगे। सो ये असेसमेंट फाइंडिंग हो गया। क्रोनिक नेफ्राइटिस धीरे धीरे होता है, अगर कोई पेशेंट को बार बार एक्यूट एपिसोड हो रहा है तो धीरे धीरे अब वो उसको क्रोनिक में कन्वर्ट कर देगा। एंड क्रोनिक अगर हमने ठीक नहीं किया तो क्रोनिक की वजह से क्या हो सकता है? ओके, सो क्या बोलते हैं उसको? एकेआई और सीकेडी। सो पेशेंट को अगर क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है तो धीरे धीरे करके पेशेंट को एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, अगर वो भी ठीक नहीं हो पाया तो सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, इरिवर्सिबल डिजीज हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो पहले तो क्रोनिक है, वो धीरे धीरे हो रहा है, पेशेंट को पता होता तो पहले ही नहीं जाना जाता, बट पता नहीं चलता है।
जब वो क्रोनिक हो गया, अब हाइपरटेंशन हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट वो रूल करवाने गया एंड पेशेंट को पता चला कि उसको तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है, तो हाइपरटेंशन इवेल्युएट कर रहे थे और अचानक से हमें पता चला कि इसको तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है। पेशेंट सोडियम कंज्यूम नहीं कर पाएगा, पुअर यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी मतलब डाइल्यूट यूरिन ही आएगा, पायूरिया हो सकता है, एजोटेमिया होगा एंड प्रोटीनयूरिया होगा। इंटरवेंशंस क्या करेंगे? सो मेन तो एंटीबायोटिक देंगे, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वाइटल्स चेक करने हैं, टेम्परेचर खास करके चेक करेंगे, फ्लूइड इंटेक बढ़ाना होगा हमें, इंटेक आउटपुट मॉनिटर करना है एटलीस्ट, भले उसको क्रोनिक है बट इतना ध्यान रखना है कि 24 घंटे में एटलीस्ट 1.5 लीटर तो यूरिन वो करना चाहिए। वेट चेक करेंगे डेली, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंड पेशेंट को बोलना है लो प्रोटीन डाइट ले, जब भी किडनी लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट ही लेना पड़ता है। पेशेंट को फ्लैंक रीजन पर पेन हो रहा है सो हम वार्म कंप्रेस और वैसा कर सकते हैं। पेशेंट को बोलना है कि वार्म बाथ ले, वहां पर भी गर्म पानी डालने से वार्म, तो पेशेंट को रिलीफ होगा। एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए एंटीबायोटिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, एंटी एमेटिक, ये सारी मेडिकेशंस देंगे। एंड देखना है कि पेशेंट को AKI या CKD ना हो जाए। पेशेंट को फॉलोअप के लिए भी बुलाएंगे, ट्रीटमेंट हो गई है पेशेंट, ये ध्यान रखो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट को अगर डिस्चार्ज करते हैं तो IV के साथ करते हैं, उसको घर पे भी IV एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, ओरल से काम नहीं बनेगा, IV एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना पड़ता है एंड फिर पेशेंट फॉलोअप के लिए आएगा एंड फिर से हम यूरिन का कल्चर करेंगे। फिर हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखा था। व्हाट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? ओके, एंड वो सिस्ट रप्चर हो सकती है कि नहीं हो सकती? ओके, होगी तो क्या होगा? और that is same, bleeding, hematoma, hemorrhage, same. Okay, and infection. Online students, what is polycystic kidney disease? What is polycystic kidney disease? Online students. Cyst formation અને hypertrophy of kidney में વિધેય થશે, જેમાં cyst rupture થશે, infection અને nephron damage થશે. Okay, so polycystic kidney disease is the only disease जिसमें ऐसा याद रखना है कि मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, पूरा किडनी सिस्ट से भर जाती है एंड किडनी भी हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, दिस इज सो पेनफुल। अब वो सिर्फ रप्चर भी होते हैं, बड़े होने के बाद वो रप्चर हो जाएंगे, जैसे ही रप्चर होंगे सब ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो वहां के जो टिश्यूज है वो डैमेज, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर वहां पर एक स्कार बन जाएगा, जैसे हमें भी इंजरी होती है तो उसका स्कार रह जाता है, वैसे किडनी पर भी स्कार रह जाएंगे। स्कार इज इनइलास्टिक, स्कार नॉर्मल फंक्शन नहीं है, हमारी स्किन पर भी इंजरी होती है तो स्कार रह जाता है, तो वो नॉर्मल स्किन नहीं रहती है, राइट? सो नेफ्रॉन भी कंप्लीटली अब डैमेज हो जाएंगे, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसको हम अटका भी नहीं सकते। अल्टीमेटली इट विल लीड टू CKD एंड ESRD, इसका एक ही एंड है कि CKD जब तक नहीं हो जाता तब तक ये बंद नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं, CKD करके ही छोड़ेगा, ESRD करके ही छोड़ेगा। उसके टाइप्स है दो, कितने कौन कौन से है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Infantile and adult. What is the difference? Infantile માં જે infant હશે એ એજમાં એ appear થશે અને adult માં એ manifest થશે 30 to 40 years. ओके, इन्फेंटाइल है मतलब ड्यू टू बोथ रिसेसिव जीन, वो याद नहीं रहेगा तो चलेगा, इतना याद रखना है। इन्फेंटाइल में जो चाइल्ड है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ ही बॉर्न हुआ है एंड वो इन्फेंसी में ही उसकी डेथ हो जाती है। एडल्ट में क्या होता है, उसके अंदर वो जीन्स है बट अभी भी PKD नहीं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नहीं हुआ है। व्हेन द पर्सन विल टर्न 30 to 40 इयर्स, 30 to 40 इयर्स के अंदर उसके साइंस स्टार्ट होंगे एंड धीरे धीरे फिर उसको ESRD हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स, अगर बच्चा है तो वो मर ही जाएगा, बट बड़ा हो गया तो पता नहीं चलेगा अंटिल 30 to 40 इयर्स। 30 to 40 इयर्स के बाद हमें पता चलेगा कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो सिम्टम्स कैसे होंगे? पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, लंबा पेन होगा एंड
एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है एंड इट विल वर्स व्हेन डूइंग एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी हो रही है तब बहुत ही सीवियर पेन होता है। जब पेशेंट लाई डाउन कर देता है, इन शॉर्ट रेस्ट करता है, तब पेन थोड़ा रिलीव हो जाता है। पेशेंट को फीवर होगा, चिल्स होगा, रिकरेंट बार बार यूटीआई हो जाएंगे बिकॉज जो सिस्ट है वो फ्रिक्वेंटली रप्चर भी होती रहती है। हिमेचूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, पायूरिया होगा, कैलकुलाई फॉर्मेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर हम पाल्पेट करेंगे तो हमें किडनी मास फील होगा, एनलार्ज है, हो गई है ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन, वो एनलार्ज हो गई है। सो पाल्पेशन के वक्त भी हमें फील होगा एंड एब्डोमिनल गर्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ऐसे पेशेंट में जोर से पाल्पेट करोगे, डीप पाल्पेशन, तो आपकी आपकी वजह से भी वो सिस्ट रप्चर हो सकता है। सो ऑल दिस आर असेसमेंट फाइंडिंग्स। इंटरवेंशंस वी नो देयर इज नो क्योर। सो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करना है। सो पेशेंट के हिमेचूरिया के लिए हम मॉनिटर करेंगे हिमेचूरिया है कि नहीं। हिमेचूरिया हो रहा है इसका मतलब कि सिस्ट रप्चर हो रही है अंदर, इसीलिए हिमेचूरिया हो रहा है। पेशेंट का सोडियम एंड वाटर इनटेक बढ़ाना है बिकॉज सोडियम एंड वाटर का लॉस ज्यादा होता है कंपेयर टू रिटेंशन। फिर पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है। पेशेंट को बोलना है कि पेन कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट में क्या लेनी है। पेशेंट सारी एनाल्जेसिक्स ले सकता है इंस्टेड ऑफ एनसेड्स एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन का भी एंटीपायरेटिक भी यूज है, एनाल्जेसिक्स में भी यूज करते हैं, एनसेड भी एनाल्जेसिक्स में यूज करते हैं, बट इसका यूज नहीं करना है। क्यों? ब्लीडिंग का रिस्क है, इसीलिए। पेशेंट कैन यूज ड्राई हीट, यहाँ पर डायरेक्ट ड्राई हीट वो मतलब सेक ले सकता है पेशेंट, तो पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट फील होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा इंटेस्टाइन का किडनीज पर, और वो सिस्ट रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर रप्चर होगी तो इन्फेक्शन ब्लीडिंग वो होगा। सो रप्चर नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोलना है हाई फाइबर डाइट ले, पानी ज्यादा पिए, स्टूल सॉफ्टनर्स ले, एम्ब्यूलेशन करे। सो इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। सो अल्टीमेटली सिस्ट पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, वो रप्चर भी नहीं होगी। या तो बहुत ज्यादा सिस्ट हो गई है, पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है ड्यू टू दैट सिस्ट, तो हम एज अ ट्रीटमेंट पर्पस भी सिस्ट को रप्चर कर सकते हैं, बाहर से परक्यूटेनियसली ही पंचर करके सिस्ट को फोड़ सकते हैं, या तो डायरेक्टली उसको अंदर एस्पिरेशन करके निकाल देंगे, सब पस और ऐसा सब होगा अंदर। सो जो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, डिस्कम्फर्ट है, तो हम सिस्ट को पंचर कर देंगे या तो अंदर से सब एब्सेस निकाल देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ेगा। यूटीआई है तो ट्रीट करना है, नहीं है तो प्रिवेंट भी करना है। When dialysis and renal transplantation, that is the only option, वो करेंगे पेशेंट का। पेशेंट को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बोलना है कि आपका जेनेटिक काउंसलिंग करवा दो, एंड अगर घर में से ही कोई डोनर मिल रहा है तो उसका भी जेनेटिक काउंसलिंग करके ही ट्रांसप्लांटेशन करना है। व्हाट इफ की वो भी कैरियर हो, राइट? जो पर्सन है जो जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो बाहर से तो आया नहीं होगा, फैमिली में से ही मिला है, तो फैमिली के भी चेक करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, yes or No, no? ma'am. Okay, so let's take a short break of 10 minutes, फिर हम next topic start करेंगे, that is hydronephrosis. Okay, online students, काले જ આપણે વાત થઈ હતી hydronephrosis ની. Okay, there is one image, figure 55.5. Image देख के बोलो, what do you mean by hydronephrosis? No idea? Okay, हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस मतलब रीनल पेल्विस एंड नेफ्रॉन्स के अंदर की बात हो रही है। देयर आर टू कंडीशंस, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर सिंपल है कि पानी भर गया है यूरेटर में। अब पानी तो होता नहीं, पानी मतलब यूरिन की बात हो रही है, राइट? सो देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होता है। या तो स्टोन होगा या तो नेचुरली वो कहते हैं यूरेटर स्ट्रिक्चर हो गया होगा, तो ही होता है। सो यहाँ पर फिगर में दिया है, you can see here there is a figure 55.5. यहाँ पर स्टोन है, स्टोन अटक गया है, सो यूरिन आगे तो बढ़ेगा नहीं, सो यहाँ पर जमा होता रहेगा। सो जमा हो रहा है तो धीरे धीरे वो डायलेट हो रहा है, डिस्टेंट हो रहा है, सो दैट इज व्हाई हाइड्रोयूरेटर। फुल गया है यूरेटर विद द यूरिन। अब ऑब्स्ट्रक्शन, चलो यहाँ तक फुल गया, फिर धीरे धीरे वो यहाँ भी फुलना स्टार्ट कर देगा।
सो जब ऑब्स्ट्रक्शन नीचे होता है तो हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस दोनों होता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर है, सो सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, राइट। सो ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे ये रीनल पेल्विस है, और ये कैलाइसिस है, मेजर एंड माइनर, वो भी सब कुछ यूरिन भर जाएगा और फूल जाएगा, सो डायलेटेड दिखेगा। सो दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, सिंपल। ओके, नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर? यस और नो? अगर एग्जाम में वर्ड हो तो पता चलना चाहिए क्या है हाइड्रोनेफ्रोसिस, एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस वर्ड लिखा है तो हमें रिलेट भी होना चाहिए कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है आगे। सो हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलाइसिस। कैलाइसिस मतलब ये जहां पर पिरामिड मर्ज होते हैं, सो माइनर एंड मेजर कैलाइसिस। सो दोनों का डिस्टेंशन हो गया है। क्यों डिस्टेंशन हुआ? कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉर्मल यूरिन फ्लो। जो नॉर्मल यूरिन फ्लो होना चाहिए बीच में अटक गया, सब यूरिन भर रहा है, एक ही जगह पर भरेगा भरेगा, फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। द यूरिन बिकम्स ट्रैप्स प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके पहले, प्रॉक्सिमल मतलब उससे पहले, सो वहां पर यूरिन ट्रैप हो जाता है, इसी वजह से ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है या हाइड्रोयूरेटर हो रहा है। द कॉजेस इंक्लूड, क्यों होता है अब ये ऑब्स्ट्रक्शन? सो इधर स्टोन की वजह से कैलकुलस ट्यूमर है यूरेटर के अंदर तो भी हो सकता है। स्कार टिश्यूज है, स्कार टिश्यूज मतलब यूरेटर नेचुरली ही स्कार फॉर्मेशन होकर स्ट्रक्चर हो गया है। यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन है नेचुरली, कंजेनाइटली प्रॉब्लम है। एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बीपीएच, बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो क्या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्या नैरो हो जाएगा? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्ट होता है? प्रोस्टेट कहाँ पर होता है? सराउंडिंग यूरेट सराउंडिंग यूरेटर, यूरेट यूरेथ्रा। तो ब्लैडर के नीचे ही होता है प्रोस्टेट, बट यूरेथ्रा के आसपास होता है। अब बीपीएच होगा तो क्या ऑब्स्ट्रक्ट होगा? बोलो, ऑब्स्ट्रक्शन किसका होगा? यूरेथ्रा का, यूरिनरी ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन हाँ, सो यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। अब यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो यूरिन सब कुछ ब्लैडर में फिल होगा, ब्लैडर भी फिल हो गया है बट वो आगे नहीं जा पा रहा है, सो वो यूरिन फिर यूरेटर को भेजेगा, सो यूरेटर हाइड्रो यूरेटर हो जाएगा, वो भी भर के फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? व्हेनेवर देयर इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, हेडेक होगा, कोलिकी और डल फ्लैंक पेन दैट रेडिएट्स टू ग्रोइंग। कोलिकी पेन मतलब चूंक आएगी, या तो डल पेन चालू ही रहेगा, इधर इट कुड बी कोलिकी या डल पेन, फ्लैंक रीजन में होगा, फिर धीरे 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 वो रेडिएट होके ग्रोइंग की तरफ आएगा, आगे की तरफ। ओके, इंटरवेंशंस क्या है? व्हाट इंटरवेंशंस? हाउ वी कैन रिलीव दैट हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर? एंटीबायोटिक देने से वो रिलीव हो जाएगा, यूरिन भर गया है, ऑब्स्ट्रक्शन ठीक कर देंगे तो अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। सो मेन ट्रीटमेंट हमारी क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट वाइटल साइंस, वो तो सब में कॉमन है। देन मॉनिटर फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, चेक करना पड़ेगा कि इम्बैलेंस है या नहीं। डिहाइड्रेशन आफ्टर द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिलीव। ऑब्स्ट्रक्शन था तब तक वो भर रहा था, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा था, तब ओवरलोड हो सकता है शायद। अब जैसे ही हमने ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर दिया, स्टोन की सर्जरी थी या जो भी थी वो कर दिया, सब डायूरेसिस होगा, जो भरा हुआ है वो निकलेगा भी, तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसीलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस चेक करना है। ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मॉनिटर फॉर डायूरेसिस व्हिच कैन लीड टू फ्लूइड डिप्लीशन। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करोगे सारा यूरिन अब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो डायूरेसिस हो रहा है ना, तो वो भी चेक करना है। वेट डेली चेक करेंगे। मॉनिटर यूरिन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्बुमिन एंड ग्लूकोज लेवल। यस, पॉसिबल है कि अगर बहुत टाइम तक ऐसे जमा रहेगा यूरिन, सो यूरेट्राइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, राइट। वहां पर यूरिनरी स्टेसिस हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है, तो हमें चेक करना होगा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज लेवल। इन शॉर्ट वी हैव टू चेक फॉर इन्फेक्शन आल्सो। Administer fluid replacement as prescribed. Prepare the client for insertion of a nephrostomy tube or a surgical procedure to relieve the obstruction if prescribed. ये ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है कि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कैसे कर सकते हैं, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करके या सर्जरी करके ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर देंगे तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट है रीनल कैल्कुलाई, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इज रीनल कैल्कुलाई? Formation in kidneys. Formation of kidney stone, renal stone, जो भी बोलो वो. So calculi are stones that can form anywhere in the urinary tract. However, the most frequent site is the kidney. पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं पे भी वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, बट सबसे कहाँ पर कॉमन कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर. Problems resulting from calculi are severe intermittent pain, obstruction, tissue trauma, secondary hemorrhage and infection. स्टोन की वजह से क्या हो सकता है? एक तो सीवियर इंटरमिटेंट पेन होगा, कांस्टेंट पेन नहीं होगा, पेशेंट को एपिसोड आएगा पेन का, बट जब भी आएगा बहुत सीवियर एपिसोड आता है. फिर स्टोन की वजह से यूरिनरी फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. जहां पर भी स्टोन है वो स्टोन शार्प होता है, सो आसपास के टिश्यू को डैमेज करेगा, इंजरी करेगा, ट्रॉमा करेगा. ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग होगा, सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है, एंड वहां पर इंफेक्शन भी हो सकता है. द स्टोन कैन बी लोकेटेड थ्रू रेडियोग्राफी ऑफ केयूबी. सो केयूबी एक्सरे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का रेडियोग्राफ एक्सरे करने से पता चल जाएगा. आईवी पाइलोग्राफी, जो हमने आईवी यूरोग्राफी देखा था वो ही मैंने बोला था, आईवी आईवीपी, आईवी पाइलोग्राफी, उससे भी देखने को मिल सकता है. सिटी स्कैन या रीनल अल्ट्रासाउंड, यूएसजी से भी हमें पता चल जाएगा कि स्टोन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कैसा है. द स्टोन एनालिसिस इज डन आफ्टर द passage to determine the type of stone and assist in determining the treatment. Okay. यूएसजी, एक्सरे और सीटी स्कैन से हमें स्टोन कहाँ पर है, कितनी साइज का है वो पता चलेगा. कौन सा स्टोन है वो पता चल सकता है, कैल्शियम का है, यूरिक एसिड का है, क्या ऑक्सिलेट का है, ऐसा पता चल सकता है? नो. वो कब पता चलेगा? जब हम स्टोन निकाल लेंगे. जब स्टोन पास हो जाएगा तब उसकी एनालिसिस करने के लिए लैब में भेजा जाता है, एंड एनालाइज होके आएगा कि कैल्शियम का स्टोन है, यूरिक एसिड का स्टोन है या ऑक्सिलेट का स्टोन है. फिर जिसके जो भी टाइप का स्टोन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे. सो स्टोन्स दो टाइप के हैं, यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस. यूरोलिथियासिस मतलब it refers to the formation of urinary calculi that forms in the ureter. Urolithiasis, ureter के अंदर stone. Nephrolithiasis, kidney के अंदर stone, right? So refers to the formation of kidney calculi. This forms in the renal parenchyma. So nephron के बाद जो minor calcius, major calcius and renal pelvis है वहां पर ही stone है. So that is nephrolithiasis. When a calculus occludes the ureter and blocks the flow of urine, the ureter dilates प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोयूरेटर. अब ये जो कैलकुलस है, ये स्टोन है, वो यूरेटर में आकर फंस गया. स्टोन पास होता है धीरे धीरे. यूरेटर कैसा होता है? किडनी से थोड़ा ब्रॉड होता है, फिर आगे जाके धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट होता है. सो चलो रीनल पैरेन्काइमा में स्टोन बन गया, अब वो यूरिन के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रहा है. आगे जब तक आएगा बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, छोटा है तो पूरा ब्लैडर तक भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट बीच में अगर नैरोइंग बड़ा है और बीच में अटक गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. सो कैलकुलस क्या करता है? स्टोन यूरेटर को ब्लॉक कर देगा. यूरेटर ही ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिन वहां पर ही जमा हो जाएगा और उसकी वजह से हाइड्रोयूरेटर हो जाएगा, एंड धीरे धीरे फिर हाइड्रोयूरेटर के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाता है. If obstruction is not removed, urinary stasis result in infection, impairment of renal function of one side of the blockage, hydronephrosis and irreversible kidney damage. अगर obstruction हम remove नहीं करेंगे तो यूरिन वहां पर ही पड़ा रह रहा है, राइट? आगे तो बढ़ नहीं पा रहा है. सो पड़ा रहेगा, कोई भी चीज वहां पर पड़ी रहती है तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है. सो पाइलोनेफ्राइटिस या यूरेथ्राइटिस हो जाएगा. फिर धीरे धीरे इतना सीवियर हो गया कि किडनी का फंक्शन ही डैमेज हो गया, एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद इरिवर्सिबल किडनी डैमेज भी हो सकता है. सो दिस कुड बी सो सीरियस. अगर बड़ी है तो हमें इमीडिएटली उसको निकालना ही पड़ता है. कॉजेस, अब होता क्यों है किडनी स्टोन? सो इतना याद रखना है कि मेनली 3 टाइप के होते हैं. यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, कैल्शियम के स्टोन होते हैं, एंड ऑक्सलेट. फॉर्मेशन क्यों होता है? जो भी चीज ज्यादा होगी उसकी वजह से फॉर्मेशन होगा. अगर पेशेंट कैल्शियम बहुत एक्सेसिव ले रहा है, राइट, या तो पेशेंट को क्या है कि उसकी पीटीएच ज्यादा है, पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा है, तो वो बोन्स में से कैल्शियम निकाल निकाल कर बढ़ा रहा है. सो एक्सेस कैल्शियम फिर किडनी में अक्यूमुलेट हो जाएगा. जैसे हमारे यहाँ जो क्षार वाला पानी होता है, अगर हम भर के रखते हैं तो नीचे कैसे जम जाता है,
सेम हमारी किडनीज में भी वैसा होता है कि वो जो क्षार है, वो जो हम उसमें कैल्शियम क्रिस्टल ज्यादा होते हैं तो वो किडनी में भी जम के स्टोन बना देंगे. सो दिस कुड बी द रीजन. सो एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, फैमिली हिस्ट्री में ही किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी वो प्रॉब्लम होगा. डाइट हाई इन कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ऑक्सलेट, प्यूरिन और अल्कलाइन. पेशेंट कैल्शियम रिच डाइट खा रहा है, विटामिन डी रिच खा रहा है, तो दोनों की वजह से कैल्शियम के स्टोन्स बनेंगे. प्रोटीन रिच डाइट और प्यूरिन डाइट लेने से और यूरिक एसिड के स्टोन्स बनेंगे बिकॉज उनका बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड है. ऑक्सलेट खाने से ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं. अल्कलाई में यूरिन एसिडिक नहीं होता है इसीलिए स्टोन्स को बनने में मजा पड़ जाता है. सो दैट इज द रीजन. ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरिनरी स्टेसिस, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे ही कुछ रास्ता बंद है. और रीजन क्या है, चलो पेशेंट का यूरेटर नेचुरली ब्लॉक है, यूरिन वहां पर पड़ रहा, जमा हो रहा है, तो जमा होने की वजह से उसके जो फ्रेगमेंट्स है उसकी यूरिन के अंदर जो भी क्रिस्टल्स है वो ऐसे नीचे जम के सेडिमेंट होके फिर स्टोन बना सकते हैं. सो ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिनरी स्टेसिस है, सो वो पड़े पड़े धीरे धीरे फिर क्रिस्टल्स बन के स्टोन बन सकता है. डिहाइड्रेशन है, पानी पेशेंट कम पी रहा है, पानी ज्यादा पिएगा तो सब कुछ वॉश आउट हो जाता है, बट पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, पानी कम पी रहा है तो भी स्टोन बन सकते हैं. यूज ऑफ डायूरेटिक्स विच कैन कॉज वॉल्यूम डिप्लीशन, डायूरेटिक्स ले रहा है तो पेशेंट के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे. यूटीआई एंड प्रोलॉन्ग यूरिनरी कैथेटराइजेशन, पेशेंट को यूटीआई है, लंबे टाइम से कैथेटराइज किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है. इमोबिलाइजेशन, पेशेंट इमोबाइल है, बेड रिडन है, हाइपरकैल्सीमिया है या हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, कैल्शियम लेवल ज्यादा है या तो हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है जो कैल्शियम को निकाल निकाल कर बढ़ा रहा है. एलिवेटेड यूरिक एसिड सच एज इन गाउट, गाउट इज द कंडीशन. टेल मी व्हाट इज गाउट. दैट इज सो कॉमन इन ओल्डर पीपल. आई डोंट नो गुजराती में क्या बोलते हैं बट है कॉमन. आपको पता हो तो शायद पता होगा, मुझे गुजराती नाम नहीं पता उसका. Okay, let me give you hint. It is a disorder of joint. And it is क्या है वो 9th पॉइंट में ही लिखा है, उससे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा व्हाट इज गाउट. तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. अक्यूमुलेशन. चलो बोलो व्हाट इज गाउट. Accumulation of uric acid in joint. अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट, पेशेंट के जॉइंट इतने दर्द करेंगे, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है. आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को घसारो बोलते हैं. वाह वाह इज कॉल्ड एज गाउट. वाह बोलते हैं. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है गाउट को क्या बोलते हैं बट ओके इफ यू नो पता होगा. सो इन शॉर्ट जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है. तो यूरिक एसिड क्यों होता है, बिकॉज ऑलरेडी उसकी बॉडी में यूरिक एसिड इतना ज्यादा है कि वो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जॉइंट्स में जाके अक्यूमुलेट हो गया. सो ऐसी कंडीशंस में भी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, सो पेशेंट को यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं. ओके, नाउ साइन एंड सिम्टम्स. स्टोन होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, किसी ने स्टोन वाला पेशेंट देखा होगा तो पता होगा, दे कैन इजीली रिलेट. रीनल कोलिक which originates in the lumbar region and radiates around the side and down to the testicle in men and to the bladder in women. So patient को पेन, किडनी का पेन स्टार्ट होगा, पीछे से पेन स्टार्ट होता है, सीवियर पेन होता है, धीरे 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 रेडिएट होके आगे की तरफ आएगा. अगर मेल है तो पेन नीचे टेस्टिकल्स की तरफ जा रहा है ऐसा लगेगा, मतलब थाइस की तरफ जाएगा. एंड फीमेल है तो ब्लैडर तक वो पेन रेडिएट होगा. यूरेट्रल कोलिक विच रेडिएट्स टुवर्ड्स द जेनिटेलिया एंड थाइस, अगर यूरेटर में स्टोन है तो उसका पेन पीछे से सब कुछ रेडिएट होके आगे थाइस की तरफ ही नीचे जाएगा. शार्प सीवियर पेन ऑफ सडन ऑनसेट, पेशेंट अभी एकदम शांति से बैठा है, सडनली वो पेन स्टार्ट हो जाएगा. सडन ऑनसेट पर एकदम शार्प और एकदम सीवियर पेन होता है. एंड डल एकिंग पेन इन द किडनी, किडनीज के अंदर वो जो पेन है वो बहुत सीवियर है बट किडनी के अंदर डल एकिंग पेन चालू रहेगा. nausea and vomiting, pallor and diaphoresis during acute pain, जब पेशेंट सीवियर पेन में होता है तब पेशेंट को नॉजेटेड भी होता है, वॉमिटिंग भी करता है पेशेंट, पेशेंट पेल हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है पेशेंट.
urinary frequency with alternating retention. स्टोन है, स्टोन यूरिन को रास्ता मिलेगा तो बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा, जैसे ही रास्ता बंद हो जाता है रिटेंशन होता है, तो दोनों चीज होती है, फ्रीक्वेंसी एंड रिटेंशन ऑल्टरनेटिंग होता रहेगा. साइंस ऑफ यूटीआई, बिकॉज यूरिन वहां पर पड़ा रहेगा तो यूटीआई हो जाएगा. लो ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को. हाई नंबर्स ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड बैक्टीरिया नोटेड इन यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट. पेशेंट का यूरिन सैंपल करोगे तो उसमें बैक्टीरिया भी होगी ड्यू टू यूरिनरी स्टेसिस, आरबीसीज भी होंगे बिकॉज वो स्टोन है, वो यूरेटर को या किडनी के स्ट्रक्चर्स को ऐसे छिल रहा है, सो डैमेज कर रहा है, तो उसकी वजह से आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज भी होता है. ग्रॉस हिमेचूरिया भी होगा ड्यू टू दैट डैमेज ट्रॉमा बाय द स्टोन. स्टोन दिखता छोटा है बट आप उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो स्टोन्स आर सो शार्प कि वो बहुत सीवियर इंजरी कर सकते हैं यूरेटर को एंड किडनीज को. सो होते बहुत शार्प है, हमें नहीं शार्प फील होता बट हमारे ऑर्गन्स के लिए वो बहुत शार्प है. इंटरवेंशन क्या करेंगे, हमें स्टोन रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली इंटरवेंशन, बट दूसरे इंटरवेंशंस भी देखते हैं. वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस, स्पेशली टेम्परेचर फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन. स्टोन की वजह से इन्फेक्शन कॉमन है, सो खास करके वो चेक करना पड़ेगा. इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, फीवर, चिल्स एंड इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया के लिए चेक करेंगे. पेशेंट को बोलना है पानी ज्यादा पिए, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना है तो पानी ज्यादा पिए. उससे क्या होगा, पानी क्यों ज्यादा पीना है, द रीजन इज टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द स्टोन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, मॉनिटर फॉर ऑब्स्ट्रक्शन. स्टोन छोटा होता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट में यही बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो, स्टोन निकल जाएगा. सो उसको पास करने के लिए पानी ज्यादा पीना होता है कि जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, यूरिन पास हो जाए. एंड ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं उसके भी साइंस मॉनिटर करने हैं. Administer fluids IV as prescribed if unable to take fluid orally, or in adequate amount to increase the flow of urine to facilitate the passage of stone. पेशेंट मुंह से पानी नहीं पी पा रहा है तो IV दे के पानी बढ़ाओ, ओरली ले रहा है तो दैट इज गुड, स्टोन पासेज हो जाएगा. सो इतना पानी हमें देना है कि जितने में स्टोन निकल जाए. Provide warm bath and heat to the flank area. Massage therapy should be avoided. ये चीज ध्यान रखनी है. पेशेंट को पेन हो रहा है बैक में, चलो फ्लैंक पेन हो रहा है, सो हम उसको वार्म एप्लीकेशन, हीट अप्लाई कर सकते हैं या वार्म वाटर, वार्म बाथ करवा सकते हैं कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रिलीव होगा. बट पेशेंट को पेन हो रहा है सो वॉलिनी जेल या ऐसा जेल लगा के ऐसे मसाज नहीं करना है, उससे पेशेंट का पेन बढ़ेगा. एज वेल एज स्टोन है तो स्टोन की वजह से इंजरी भी हो जाएगी, सो ये चीज ध्यान रखनी है. पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं एट रेगुलरली स्केड्यूल इंटरवल्स एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन. और वो पेन इतना सीवियर होता है कि पीसीएम और उससे रिलीव नहीं होगा, सीधा डाइक्लोफिनेक ही देना पड़ेगा. सीवियर है तो आईवी ही देना पड़ता है डाइक्लो, एंड अगर थोड़ा माइल्ड है तो डाइक्लो ओरली देना पड़ता है, अदरवाइज पेन रिलीव नहीं होता है, इट इज सो सीवियर पेन. असेस द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू पेन मेडिकेशन. पेन मेडिसिन देने के बाद अब पेशेंट का पेन कम हुआ कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है, कुछ लोगों को पेन कम नहीं भी होता है, उतना सीवियर होता है. असिस्ट द क्लाइंट इन परफॉर्मिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू असिस्ट इन रिलीविंग पेन. ओके चलो, पेशेंट को इतना सीवियर पेन था, हमने मेडिसिन दे दी, बट इमीडिएटली तो वो इफेक्ट नहीं करेगी ना. सो ऐसा तो नहीं कि 2-3 बार ऐसे दे सकते हैं. सो पेशेंट को बोलना है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स यूज करें टू रिलीव द पेन. Encourage client ambulation if stable to promote the passage of stone. पानी पीने के बाद जितना पेशेंट एम्बुलेट करेगा उतने चांसेस ज्यादा है कि स्टोन निकल जाए, छोटा स्टोन. सो पेशेंट अगर एम्बुलेशन कर सकता है तो उसको एम्बुलेट करवाना है. टर्न एंड रीपोजिशन द इमोबिलाइज क्लाइंट टू प्रमोट द पैसेज ऑफ स्टोन. अगर वो चल नहीं सकता है सो उसको टर्न, पोजिशन, रीपोजिशन करो. एवरी 2 आवर वाली पोजिशन जो हम चेंज करते हैं टू प्रिवेंट द बैड सोर्स, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द पैसेज ऑफ स्टोन. Instruct the client in the diet restriction specific to the stone composition if prescribed. पेशेंट को डाइट रेस्ट्रिक्शन के लिए बोलना पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्टोन है. जो टाइप का स्टोन है उसका डाइट नहीं लेना है, कम लेना है, दैट वी विल सी लेटर ऑन. प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इफ प्रिस्क्राइब. स्टोन बड़ा है तो फिर वो नॉर्मली नेचुरली निकलेगा ही नहीं, सर्जरी करके ही उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर. फॉर द क्लाइंट विद रीनल कैल्कुलाई, strain all the urine for the presence of stone and send the stone to the laboratories for analysis. Yes, this is something weird but it is written so we have to remember. जो भी पेशेंट को किडनी स्टोन्स है, रीनल कैल्कुलाई है,
जितनी भी बार वो यूरिन पास करते हैं उनकी यूरिन स्ट्रेन करनी होती है। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेनर से स्ट्रेन करनी होती है। क्यों? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है तो वो प्रेजेंट होंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं, लैब में भेज सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो आई डोंट थिंक दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, बार बार कैसे स्ट्रेन करेंगे, बट दो इट इज रिटन हियर सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी किडनी स्टोन वाले पेशेंट होते हैं उनका यूरिन, सारा यूरिन हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, एंड स्ट्रेन करके जो भी अंदर स्टोन लाइक फ्रेगमेंट्स मिलते हैं तो उसको लैब में भेजने पड़ेंगे फॉर एनालिसिस। नाउ लेट्स सी द डाइट। टेबल 50 बॉक्स 55.13 न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर कैल्कुलाई। सो मैंने बोला कि स्टोन्स मेनली कितने टाइप के होते हैं, कि कौन से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन से 3 टाइप के स्टोन्स होते हैं? कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड ऑक्सलेट। Yes, calcium, uric acid, and oxalate. So there is a note. Depending on the type of calculi, the diet is modified to decrease the food that are high in the substance that is the cause of calculi. फिर पेशेंट को कैल्शियम के स्टोन है और हमने बोल दिया कि ऑक्सोलेट रिच डाइट नहीं लेना है, तो क्या फायदा? तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन पेशेंट का खाना उसके अकॉर्डिंग होगा। नाउ प्यूरिन के आगे ए लिखा है और ए का मीनिंग नीचे लिखा है। यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बॉक्स के नीचे। Uric acid is a waste product from purine in a food. That is why purine rich food. Direct uric acid food rich नहीं होता है। कोई भी फूड ऐसा नहीं होता है कि जिसमें यूरिक एसिड हो। हम खाना खाने के बाद लाइक प्रोटीन रिच एंड प्यूरिन रिच खाएंगे, उसमें से यूरिक एसिड निकलता है। सो उसके लिए हमें प्यूरिन वाला डाइट नहीं लेना है, राइट? सो प्यूरिन फॉर यूरिक एसिड स्टोन्स, प्यूरिन वाला जो डाइट है वो रेस्ट्रिक्ट करना होगा। सो कौन से फूड्स ऐसे हैं कि जिसमें प्यूरिन का अमाउंट हाई है एंड मॉडरेट है? हाई वाले फूड आइटम्स है सार्डिन्स, दैट इज अ टाइप ऑफ फिश। आई अंडरस्टैंड कि ये सारे जो नेम्स आप स्टडी करोगे। इन शॉर्ट प्यूरिन इज अ प्रोटीन डेरिवेटिव। सो जिसमें प्रोटीन प्रोटीन एनिमल जो मीट होता है और उसमें सब उसमें ज्यादा होता है प्रोटीन, राइट? सो सारे फूड्स नॉन वेजिटेरियन आइटम ही होंगे। अगर आपको देर आर सो मेनी फूड्स, आई कैन नॉट शो यू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फूड। सो व्हाट यू कैन डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर, ये जो फूड आइटम्स है उसको गूगल करके उसके इमेजेस देख लो तो आपको याद रहेगा कि हाँ सार्डिन ऐसा दिखता है। सो आपको पता चलेगा व्हाट इज सार्डिन। सार्डिन है, हेरिंग है, मसल्स है मतलब कोई भी एनिमल के मसल्स, लीवर, किडनी, goose is a bird like just like chicken, then venison, मीट सूप एंड स्वीट ब्रेड्स, इसमें प्यूरिन सबसे ज्यादा होता है। सो ये चीजें अवॉइड करनी होती है। मॉडरेट अमाउंट में प्यूरिन किसमें होता है? सो चिकन्स में होता है, सैल्मन फिश है, क्रैब, व्हील, मटन, बेकन, पॉर्क, बीफ एंड हैम। ये प्रोसेस्ड मीट्स है, पॉर्क, बीफ एंड हैम। पॉर्क इज पीक, बीफ इज ऑफ काउ एंड बफेलो। हैम हैम किसका होता है जनरल में? हैम सैनो व्हाइट मीट, हैम पोर्क नो, प्रोसेस्ड है। यस, सो ये सारे एनिमल्स के मीट है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। सो ये मॉडरेशन में होता है, सो ये भी अवॉइड करना बेटर होगा। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम रिच फूड्स कौन कौन से जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है? सो मिल्क, चीज, आइसक्रीम, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम ज्यादा होता है तो सारे आइटम उसके रिलेटेड होंगे। सॉसेस कंटेनिंग मिल्क, ऐसे सॉसेस है जिसके अंदर मिल्क है ऑलरेडी। ऑल बीन्स एक्सेप्ट फॉर ग्रीन बीन्स, बीन्स जो हम खाते हैं, ग्रीन बीन्स को छोड़कर सारे बीन्स में कैल्शियम ज्यादा होता है। लेंटिल्स, फिश विथ फाइन बोन्स, छोटी छोटी फिशेस आती है लाइक सार्डिन्स, कीपर्स, हेरिंग एंड सैल्मन। ये छोटी छोटी फिशेस होती है जिसके बोन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उसमें भी कैल्शियम ज्यादा होता है। ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट एंड कोकोआ, इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो पेशेंट को ये फूड अवॉइड करने होंगे, अगर कैल्शियम का स्टोन है तो ये फूड्स अवॉइड करने हैं। ऑक्सोलेट किसमें ज्यादा होता है? सो डार्क रफेजिस, रफेजिस मतलब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं ना बट डार्क ग्रीन, लाइक ब्रोकली, फिर कैबेज होता है बट बहुत ही डार्क ग्रीन है। सो जितना भी डार्क ग्रीन रफेजिस है उसमें ऑक्सोलेट ज्यादा होता है। स्पिनच में भी ज्यादा होता है। र्यूबर्ब, ये सारे वेजिटेबल्स है। र्यूबर्ब, एस्पेरगस, जस्ट लाइक ड्रमस्टिक जैसा दिखता है एस्पेरगस, कैबेज है, टोमेटोज है, बीट, नट, सिलरी, पार्सली, रनर बीन्स, चॉकलेट, कोकोआ, इंस्टेंट कॉफी, कोकोआ पाउडर, टी,
वॉर्सेस्टर सॉस, ये एक सॉस है, सोया सॉस जैसा सॉस होता है। सो इस ये सारी कंडीशन मतलब फूड आइटम्स में ऑक्सलेट ज्यादा होता है। सो एग्जाम में न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि एक पेशेंट को स्टोन था, आपने ट्रीटमेंट कर दी, स्टोन को लैब में भेज दिया, एंड आइडेंटिफाइड दैट द पेशेंट इज हैविंग ऑक्सलेट स्टोन। सो नीचे फूड आइटम्स के ही नाम लिखे होंगे, विच फूड पेशेंट हैज टू अवॉइड। तो फूड आइटम्स नाम पढ़ के पता चलना चाहिए कि इसमें ऑक्सलेट ज्यादा है तो ये फूड अवॉइड करना है। सो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द फूड आइटम्स, बट याद रहे तो रखनी पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई एक तो हमने देखा कि पानी पिलाकर निकाल देते हैं, एंड ये फूड आइटम्स अवॉइड करनी होगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप। एंड दूसरा है कि पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है, बट सर्जरी देयर आर सो टाइप मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर किडनी स्टोन्स। सो लेट्स सी फिगर 55.6। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ स्टोन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है प्रॉक्सिमल यूरेटर। पहला है प्रॉक्सिमल यूरेटर स्टोन, मतलब यहाँ जहां से यूरेटर स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर द यूरेटर स्टार्ट, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है। देखो तीन टाइप में डिवाइड किया है, ये प्रॉक्सिमल, ये मिड यूरेटर एंड ये डिस्टल यूरेटर लास्ट वाला। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर ऊपर के यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, सो इतनी सर्जरी हम कर सकते हैं। एंटीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी, ये सर्जरी है, हम आगे देखेंगे व्हाट इज दिस एंटीग्रेड। इन शॉर्ट क्या होता है रेट्रोग्रेड एंड एंटीग्रेड। रेट्रोग्रेड वर्ड हमने कहां पर पढ़ा था? यू वर नॉट देयर आई गेस। यू हैव स्टडीड जीआई सिस्टम, ओके, सो यू वर देयर। रेट्रोग्रेड वर्ड कहां पर पढ़ा था? जीआई सिस्टम में। कहां पर? yes, ERCP. What was the full form of ERCP? ERCP is the procedure for diagnosis of which organ? Liver. Only liver? Not properly liver, but only liver के ducts नहीं थे। Pancreatic duct. Yes, cholangiosduct and pancreatic duct दोनों के लिए। So endoscopic retrograde cholangiopancreatography, that is ERCP. So retrograde का मतलब मैंने समझा था। What is retrograde? जब भी हम रिवर्स जाते हैं, दैट इज रेट्रोग्रेड। व्हाई इट इज एंटीग्रेड? बिकॉज वी आर मूविंग डाउन। ये एक ऐसी सर्जरी है कि पेशेंट को यहाँ से बाहर से ही इंसिजन रख के हम डिवाइस यूज करेंगे और वो हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे। सो इट इज गोइंग डाउन, सो दैट इज व्हाई इट इज एंटीग्रेड। अगर हम ब्लैडर से इंसर्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड, बट नीचे की तरफ जा रहा है, सेम जो डायरेक्शन है वो जा रही है, तो दैट इज व्हाई एंटीग्रेड। सो एंटीग्रेड। सो पेशेंट की बैक में या फ्लैंक रीजन में एक इंसिजन रखा जाता है और एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है किडनी से टुवर्ड्स द ब्लैडर। एंटीग्रेड मोशन में हम इंसर्ट करेंगे एंड जो भी स्टोन है उसको निकाल लेंगे। सो दैट इज एंटीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी। ESWL। ESWL का फुल फॉर्म नीचे लिखा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज दिस? आपने देखा होगा, आपको पता भी है आई गेस। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ESWL? देखा है आपने शायद। ओके, लिथोट्रिप्सी का मतलब स्टोन को ब्रेक करना, नॉट रिमूव करना। टॉमी है, लिथोटॉमी ऐसा वर्ड देखो तो उसको रिमूव करना है, बट ट्रिप्सी में ब्रेक करना होता है। सो वी आर नॉट रिमूविंग द स्टोन, वी आर नॉट पुटिंग एनी इंसिजन। इट इज अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। पेशेंट को लाइक सीटी स्कैन जैसा एक बेड होता है, उस पर सुला देना होता है। एक डिवाइस होता है जो पेशेंट के ऊपर की तरफ होगा एंड नीचे की तरफ, दोनों तरफ से वेव्स निकलेगी, वाइब्रेटरी वेव्स, और जो स्टोन को तोड़ देगी। फिर स्टोन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो जाएगा, पेशेंट को सिर्फ पानी ज्यादा पिलाना है, स्टोन निकल जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। मतलब ऐसे वेव्स होते हैं कि वाइब्रेशन होगा, पेशेंट को फील होगा,
हमें वो कुछ नहीं कर सकता, बट वो स्टोन तोड़ देगा वो वेव्स की वजह से। परक्यूटेनियस यूरेट्रोलिथोटॉमी, बाहर से यूरेट्रोलिथोटॉमी और नेफ्रोलिथोटॉमी। सो PCNL, परक्यूटेनियस, ये उसकी सर्जरी का शॉर्ट फॉर्म है। PCNL दैट इज नेफ्रोलिथोटॉमी, PCUL दैट इज यूरेट्रोलिथोटॉमी। सो उसमें क्या होता है, बाहर से ही हम बैक साइड से इंसिजन रख के, अगर यूरेटर में है स्टोन तो यूरेटर में से डायरेक्टली निकाल देंगे। इंसिजन रखा किडनीज में, ये एंटीग्रेड जैसा ही है कि किडनीज में रखा, फिर कैथेटर पास किया एंड यूरेटर में से निकाल दिया, तो उसको बोलेंगे परक्यूटेनियस यूरेट्रोलिथोटॉमी। एंड नेफ्रोन मतलब किडनी रीनल पेल्विस में से निकाल रहे हैं तो नेफ्रोलिथोटॉमी बोलेंगे। रेट्रोग्रेड यूरेट्रोस्कोपी, नाउ इट इज रेट्रोग्रेड, मतलब यस, वी आर एक्सेसिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा में से हमें कैथेटर इंसर्ट करेंगे ऊपर की तरफ एंड यूरेट्रोस्कोपी करेंगे, मतलब यूरेटर को विजुअलाइज करेंगे कि कहाँ पर है स्टोन। अगर मिल रहा है तो डायरेक्टली निकाल भी देंगे, बट वी आर यूजिंग अ रेट्रोग्रेड पाथ, राइट। स्टेंटिंग अलोन, स्टेंट रख देंगे, हमें पता है कि स्टोन छोटा है, वो पानी पीने से निकल जाएगा, बट जो यूरिन आगे ऊपर फंस गया है उसको निकालना पहले प्रायोरिटी है। सो स्टेंट रख देते हैं किडनीज के अंदर, स्टेंट में से यूरिन निकलता रहेगा, स्टोन भी वहां पर रहेगा, वो धीरे धीरे निकलेगा, बट स्टेंट रखने से वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा इन शॉर्ट। सो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है व्हेनेवर देयर इज अ स्टोन और ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रॉक्सिमल यूरेटर, पहले का यूरेटर। अब मिड यूरेटर में प्रॉब्लम है, स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? एंटीग्रेड नेफ्रोस्टोमी, नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी, we know what is this, ESWL, ओपन यूरेट्रोलिथोटॉमी। ओपन मतलब सीधा यूरेटर को ही ओपन करके हम कर रहे हैं। यूरेटर है, ऊपर इंसिजन किया, एब्डोमेन पर ऐसे इंसिजन किया, फिर मसल्स सारे लेयर्स इंसिजन किए, यूरेटर को भी काट दिया एंड ओपन करके स्टोन निकाल दिया, फिर स्टिचेस लेके बंद कर दिया। सो दैट इज ओपन यूरेट्रोलिथोटॉमी। रेट्रोग्रेड यूरेट्रोस्कोपी। डिस्टल यूरेटर मतलब नीचे की तरफ है, तो कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? एंटीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी, एंटीग्रेड। अब डॉक्टर दे आर स्मार्ट इनफ, नीचे है तो ऊपर से पूरा नीचे क्यों डालना है, दे विल मोर प्रीफर द रेट्रोग्रेड वर्जन। ESWL कर सकते हैं या यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं रेट्रोग्रेड वाली, सो दैट इज मोर प्रीफरेबल। नीचे ही है तो पूरा ऊपर से नीचे तरफ क्यों जाना है, लंबा रास्ता क्यों करें। ओपन यूरेथ्रोलिथोटॉमी भी किया जा सकता है, स्टैंडिंग अलोन भी किया जा सकता है। सो दिस आर द ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब एक एक सर्जरी हम पढ़ने वाले हैं। Okay, so first है cystoscopy. We know what is cystoscopy, visualization of bladder. So cystoscopy may be done for stones in the bladder और lower ureter. Bladder में ही stone है या तो lower ureter मतलब बहुत ही नजदीक है bladder के, अगर वहां पर stone है तो cystoscopy कर सकते हैं हम। 1 or 2 ureteral catheters are inserted past the stone. So just imagine कि cystoscopy करने के साथ साथ क्या होगा, ऐसे ब्लैडर है, राइट, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है। सो वी आर इंसर्टिंग वन स्कोप, स्कोप इंसर्ट किया एंड फिर एक कैथेटर पास करेंगे। सो चलो स्टोन यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर है स्टोन, राइट। सो कैथेटर हमने पास किया नीचे से एंड वो कैथेटर को यहाँ पर लाके छोड़ दिया। अब इसके ऊपर जितना भी यूरिन है वो सब कुछ निकल जाएगा एंड स्टोन को भी टाइम मिल जाएगा कि वो निकल सके। पहले एक बार हम जो यूरिन जमा हुआ है वो निकाल देंगे, फिर बाद में सोचेंगे इसकी स्टोन निकालना है, तोड़ना है, क्या है। एक बार पहले यूरिन तो निकाल देंगे, सो ये भी हम कर सकते हैं। सो 1 और 2 यूरेट्रल कैथेटर आर इंसर्टेड पास द स्टोन, स्टोन से आगे की तरफ हम भेजेंगे, सो सारा यूरिन निकल जाएगा। द कैथेटर आर लेफ्ट इन प्लेस फॉर 24 आवर्स टू ड्रेन द यूरिन ट्रैप्ड proximal to the stone and to dilate the ureter. जो भी यूरेटर वहां पर यूरेटर में स्टोन है उसके ऊपर जो भी यूरिन ट्रैप हो गया था उसको निकालने के लिए हमने कैथेटर अंदर इंसर्ट कर दिया। 24 घंटे के लिए रखेंगे, सारा ड्रेन हो जाएगा एंड यूरेटर भी डायलेट हो गया, सो वो स्टोन इजीली फिर निकलकर ब्लैडर में आ जाएगा। अगर यूरेथ्रा में फंसे उतना छोटा नहीं है तो आराम से निकल जाएगा। A continuous chemical irrigation may be prescribed to dissolve the stone. Sometimes वो कैथेटर को 24 घंटे के लिए वहां रखा है तो और क्या डॉक्टर्स कर सकते हैं, कैथेटर में से एक केमिकल इंसर्ट करेंगे, वो केमिकल जैसे ही स्टोन के कांटेक्ट में आएगा स्टोन को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे उसकी साइज छोटी हो जाएगी, आराम से फिर वो निकल जाएगा। सो दिस इज अ सिस्टोस्कोपी। विजुअलाइजेशन के साथ साथ हमने निकाला भी है। नेक्स्ट है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी।
अ नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल प्रोसीजर फॉर ब्रेकिंग अप द स्टोन्स, इसमें कुछ भी इंसिजन नहीं रखते हैं, सो इट इज कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव. सो इट इज अ नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल प्रोसीजर फॉर ब्रेकिंग अप स्टोन्स located in the kidney or upper ureter so that they can pass spontaneously or be removed by other methods. एक बार स्टोन ब्रेक हो गया तो फिर उस खुद से भी निकल जाएगा, या तो इसके सिवाय जो दूसरी मेथड से उससे भी. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, राइट. सो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, बड़े बड़े होते हैं तो उसको छोटा कर देते हैं तोड़ के. अब वो छोटे तो हो गए बट उतने भी छोटे नहीं हुए कि निकल सके अपने आप से. तो फिर ये दूसरी जो सारी मेथड्स है, पीसीएनएल एंड सिस्टोस्कोपी, और उसकी मदद से हम उसको निकाल सकते हैं. A stent may be placed to facilitate the passing of stone fragments. जरूरी नहीं कि हर बार स्टेंट रखना पड़ेगा, बट इट कैन बी प्लेस्ड, इट मे बी प्लेस्ड. अगर यूरेटर है, यूरेटर के अंदर स्टेंट रख दोगे तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स वो निकलने में आसानी होगी. अगर ऐसे ही निकल जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Fluoroscopy is used to visualize the stone, and ultrasonic waves are delivered to the area of a stone to disintegrate it. पहले फ्लोरोस्कोपी मतलब डाई इंसर्ट करके देख लेते हैं डॉक्टर की स्टोन एग्जैक्टली कहाँ पर है. सो इफ यू विल गूगल इट, आपको पता चलेगा कि ये ऐसा बेड होता है, राइट. पेशेंट जिसके ऊपर सो गया है, दिस इज अ पेशेंट, ऐसे पेशेंट सो गया है, राइट. सो जो मशीन होता है ऐसा होता है, ऐसे सी शेप का मशीन होगा. यहाँ पर एक चीज होगी, यहाँ पर एक चीज होगी, एंड बीच में पेशेंट होता है. सो दोनों जगह से वेव्स निकलती है. सो पहले हमें लोकेट करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, दोनों साइड से वेव्स डिलीवर होगी एंड स्टोन टूट जाएगा. सो पहले फ्लोरोस्कोपी करना है टू विजुअलाइज द स्टोन, एंड फिर वहां पर वेव्स डिलीवर करेंगे. द स्टोन आर पास्ड इन यूरिन विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में तो सारे स्टोन निकल जाएंगे जो टूट गए हैं वो. The client is taught to watch for the signs of urinary obstruction, bleeding और hematoma formation. पेशेंट को सिखाना है कि ध्यान रखिए यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं. नो डाउट हमने तोड़ दिया, बट आगे आके वो फंस जाएगा, तो उतना छोटा नहीं हुआ है तो आगे आगे स्टक हो गया, तो सो पेशेंट को पता चलना चाहिए यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस क्या है, ब्लीडिंग के साइंस क्या है, हेमाटोमा के साइंस क्या है, उसको पता होने चाहिए. सिखाएंगे हम. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक टू फ्लश आउट द स्टोन फ्रेगमेंट्स. हमने स्टोन तोड़ दिया बट उसको निकालने के लिए भी पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, तो वो फ्रेगमेंट्स निकलेंगे बाहर. ओके, नेक्स्ट है परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, जिसको हम पीसीएनएल भी बोलते हैं. लिथोट्रिप्सी, ट्रिप्सी मतलब ब्रेक करना, लिथोटॉमी मतलब रिमूवल करना. सो दोनों वर्ड इसमें कॉमन है. इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर विच a in which a guide is inserted under a fluoroscopy near the area of stone. An ultrasonic wave is aimed at the stone to break it into a fragments. अब डॉक्टर ने क्या किया, देख, एक कैथेटर, इट इज इन्वेजिव प्रोसीजर. ट्रिप्सी में क्या हो रहा है, डॉक्टर ने कैथेटर परक्यूटेनियस है, सो ऊपर से स्किन से हमने इंसर्ट किया डायरेक्टली, और अंदर एक कैथेटर इंसर्ट किया, ये यूरेटर है, चलो. सो हमने एक कैथेटर इंसर्ट किया, एंड जस्ट इमेजिन की स्टोन यहाँ पर है, हमने कैथेटर यहाँ से इंसर्ट किया, एंड कैथेटर में से हमने वेव्स डिलीवर किया. सो ये स्टोन टुकड़े हो गए, ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स. अब वो निकल जाएंगे. सो ट्रिप्सी मतलब तोड़ना. कहीं पे भी आप वर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हो ट्रिप्सी लिखा है तो ऐसा सोचना है कि स्टोन को तोड़ा गया है, रिमूव नहीं किया है. एंड टॉमी लिखा हो तो समझना है कि स्टोन को रिमूव किया गया है. सो इट इज एन इन्विजिव प्रोसीजर जिसमें गाइड इंसर्ट किया जाता है अंडर अ फ्लूरोस्कोपी. मतलब ऐसे आपने एंजियोग्राफी देखा है तो क्या आपको मॉनिटर पे दिखता है ना कि ये ऐसे डाई इंसर्ट की. सो फ्लूरोस्कोपी के साथ साथ एक गाइड वायर को इंसर्ट किया जाएगा, स्टोन के साथ में ही रखा जाएगा, और उसमें से वेव्स निकलेगी जो स्टोन को तोड़ देगी. परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी में भी परफॉर्म वाया सिस्टोस्कोपी और नेफ्रोस्कोपी. नीचे से भी किया जाता है, ऊपर से भी किया जाएगा. A small flank incision is needed in nephroscopy. अगर नेफ्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उसमें इंसिजन करना पड़ेगा. सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं तो नो इंसिजन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट यूरेथ्रा में से हम इंसर्ट कर देंगे वायर, एंड स्टोन के आगे जाकर छोड़ के उसमें से वेव्स रिलीज करेंगे. द क्लाइंट माइट हैव अ इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर. लिथोट्रिप्सी करने के बाद कैथेटर होगा पेशेंट को, माइट हैव, जरूरी नहीं है हर पेशेंट को होगा, बट माइट हैव कैथेटर कि जो यूरिन बैग है तो उसमें पता चल जाएगा कि हमें कितना स्टोन का वो है. A nephrostomy tube may be in place to administer a chemical irrigation to break up the stone. The nephrostomy tube may remain in place for 1 to 5 days. Sometimes ये लिथोट्रिप्सी हम तोड़ रहे हैं तो एक देखा कि हम वेव से इंसर्ट करेंगे, दूसरा क्या कर रहे हैं, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब. नेफ्रोस्टोमी ट्यूब मतलब नाम है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब. ओस्टोमी मतलब
किडनी में ओपनिंग કરીને ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ, सो हैव यू एवर सीन किडनी जिसको नेफ्रोलिथोटॉमी किया जाता है उसको यहाँ पर पंचर करके कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, देखा है ऐसा कभी? कोई पेशेंट किडनी स्टोन रिमूवल वाला जिसको नेफ्रोलिथोटॉमी अप्रोच से, मतलब पीछे से स्टोन रिमूव करने का अप्रोच किया है, सो उसको यूरिनरी कैथेटर तो होगा बट उसके साथ साथ पीछे से भी ट्यूब, यू कैन गूगल इट द इमेज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, देखोगे तो पता चलेगा पेशेंट को यहाँ से कैथेटर मतलब यूरिन बैग ही होगी बट वहां से कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा, सो दैट इज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। सो व्हाट वी हैव डन, हमने नेफ्रोस्टोमी ट्यूब मतलब पीछे से हमने किडनी के अंदर वो डायरेक्टली इंसिजन करके हम यहाँ पर रीनल पेल्विस या जो ये रीनल कैलाइसिस है वहां पर ही वो ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं हम, सीधा वो कैथेटर है परक्यूटेनियस स्किन से सीधा यहाँ पर ही इंसर्ट कर रहे हैं और वहां से वो केमिकल हम डालेंगे, सो वो केमिकल के कांटेक्ट में आने से वो स्टोन टूट जाएगा और वो जो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब है वो 1 से 5 दिन के लिए वहां पर ही रखेंगे, केमिकल डालते रहेंगे, स्टोन टूट जाएगा। Encourage the client to drink 3000 to 4000 ml of fluid per day as prescribed following the procedure। ये प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को बोलना है 3 से 4 लीटर पूरे दिन का पानी पीना है। Instruct the client to monitor for complications of infection, hemorrhage and extravasation of fluid into the retroperitoneal cavity। अगर हमने बाहर से दवाई इंसर्ट किया है राइट, तो फ्लूइड इंसर्ट किया है बाहर से, सो पेशेंट को उसके कॉम्प्लिकेशंस के मॉनिटर करने के लिए भी बोलना होगा, इन्फेक्शन चेक करना है, ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है वो भी चेक करना है, और एल्स अगर वो फ्लूइड सीप आउट होके पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो वो भी चेक करना है। पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा सो असाइटिस जिसको हम बोलते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे ही वहां पर अक्यूमुलेशन हो गया, सो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है तो उसके बारे में भी मॉनिटर करना होगा। ओके, नेक्स्ट है यूरेट्रोलिथोटॉमी। सो यूरेटर में अंदर से हम स्टोन को रिमूव कर रहे हैं, an open surgical procedure performed if lithotripsy is not effective for removal of stone in the ureter। हमने लिथोट्रिप्सी मेथड यूज की, स्टोन को तोड़ने का ट्राई किया बट उससे रिमूव नहीं हुआ तो हमने क्या कर दिया, ओपन करके रिमूव कर दिया, दैट सिंपल। an incision is made through the lower abdomen or flank and then into the ureter to remove the stone। so पहला इंसिजन जैसे LSCS करते हैं ना, सारे लेयर्स कट करके अंदर जाते हैं, so वैसे इधर एब्डोमेन पर करेंगे, लो एब्डोमेन पर या तो फ्लैंक रीजन में करेंगे, एक इंसिजन रखेंगे, फिर धीरे 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 यूरेटर को भी इंसिजन करना पड़ेगा और उसमें से सीधा स्टोन निकाल लेंगे। The client may have a drain ureteral stent catheter or an indwelling bladder catheter। जब भी ओपन सर्जरी होती है सो वहां पर ड्रेन होगा ही राइट, सो पेशेंट को ड्रेन भी होगा, स्टेंट भी रखा होगा कैथेटर में बिकॉज कैथेटर को हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, सो कैथेटर के अंदर स्टेंट होगा एंड ब्लैडर कैथेटर भी होगा, सो ये चीजें पॉसिबल होगी वहां पर। पाइलोलिथोटॉमी एंड नेफ्रोलिथोटॉमी। पाइलोलिथोटॉमी मतलब स्टोन कहाँ पर है, पल्वी नेफ्रोलिथोटॉमी मतलब किडनी के अंदर है, पैरेंकाइमा में है, सो दिस इज अ किडनी, ऐसे निकलता है राइट। सो अगर स्टोन यहाँ पर है, रीनल पेल्विस में है, सो उसको बोलेंगे पाइलोलिथोटॉमी, वहां से स्टोन रिमूव करें एंड यहाँ से ऐसे कैलाइसिस होते हैं राइट, किडनी के कैलाइसिस ऐसे है, सो आगे है, सो उसको हम बोलेंगे नेफ्रोलिथोटॉमी। सो पाइलोलिथोटॉमी इज एन इंसिजन into the renal pelvis to remove the stone, just like open ureterolithotomy था वैसे ही सीधा renal pelvis को कट करके उसके अंदर से स्टोन निकाल रहे हैं। सो वी आर पुटिंग एन इंसिजन इनटू द रीनल पेल्विस, सीधा रीनल पेल्विस पर ही इंसिजन रखा, ओपन कर दिया, स्टोन रिमूव कर दिया। अ लार्ज फ्लैंक इंसिजन इज रिक्वायर्ड एंड द क्लाइंट मे हैव अ ड्रेन एंड इनवेलिंग यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर। रीनल पेल्विस में से थोड़ा बड़ा इंसिजन लगेगा एंड रीनल पेल्विस को कट करके हमने कैथेटर निकाल दिया, फिर वहां पर ड्रेन भी लगनी पड़ेगी, ड्रेन भी होगा एंड कैथेटर भी, ब्लैडर कैथेटर यूरिनरी कैथेटर भी होगा। Nephrolithotomy is an incision into the kidneys made to remove the stone. A large flank incision is required and the client may have a nephrostomy tube and an indwelling bladder catheter. So nephrolithotomy है, मैंने बोला था कि कुछ पेशेंट को जब नेफ्रोलिथोटॉमी होता है ना तब सबसे कॉमनली यूज होती है, तो जब आपने देखा होगा नेफ्रोलिथोटॉमी वाले पेशेंट को नेफ्रोस्टोमी ट्यूब
होती ही है। सो डायरेक्टली फ्लैंक में एक बड़ा इंसिजन किया जाता है और सीधा किडनीज पर इंसिजन करके हम वो स्टोन निकाल रहे हैं, सीधा ओपन सर्जरी जैसा इंसिजन किया, किडनीज के अंदर डायरेक्ट एक्सेस किया एंड स्टोन को रिमूव कर दिया। एक्सेस करके मतलब वो जब पंचर करते ओपन करते तो स्टोन हम हाथ से तो निकाल नहीं पाएंगे, सो वी हैव टू इंसर्ट द कैथेटर टू रिमूव द स्टोन, बट हमने सीधा इंसिजन करके निकाला है। अब वो इंसिजन के बाद वहां पर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब रखनी होगी, दैट विल वर्क फॉर बोथ यूरिन ड्रेनेज के लिए भी एंड जो ड्रेन रखते हैं हम आफ्टर एनी सर्जरी, हम ड्रेन रखते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, ब्लीडिंग हुआ है, वो निकल जाए। सो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब दोनों का काम कर देगी कि यूरिन भी प्रोडक्शन होता है वो भी कलेक्ट करके निकालती है सीधा वो बैग में, एंड जो ड्रेनेज हो रहा है वो भी निकालेंगे, नीचे के यूरिनरी बैग ही अटैच होती है। सो पीछे से पेशेंट अपने हाथ में या आगे हम जो कैथेटर लेके पेशेंट कैसा घूमता है वैसा ही होगा, एंड यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर भी होता है। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब वाले पेशेंट सुपाइन पोजीशन में नहीं सो सकते बिकॉज कैथेटर पीछे इंसर्ट किया है, सो सुपाइन पोजीशन उनको अवॉइड करनी है, नॉन ऑपरेटिव साइड पर ही सोना है। बायलेटरल नेफ्रोस्टोमी ट्यूब हो तो फिर पेशेंट को प्रोन ही सोना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज अ थिंग एंड इट इज सो पेनफुल। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब बहुत पेन क्रिएट करती है एंड उसमें इंफेक्शन का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है बिकॉज सीधा वो किडनी के अंदर है, तो इन्फेक्शन होगा तो सीधा किडनी में ही हो जाएगा, सो इट इज सो पेनफुल। देन partial or total nephrectomy, that is the last option. What do you mean by nephrectomy? Removal of nephron, किडनी, दैट इज नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते तो पूरी किडनी निकाल रहे हैं, सो पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी। पार्शियल पोर्शन निकाल रहे हैं या टोटल निकाल रहे हैं, सो जब लास्ट शॉट है, हमने बहुत ट्राई कर दिया बट ऑब्स्ट्रक्शन, बार बार रीनल स्टोन्स हो गए, इतनी बार हमने सर्जरी की बट अब किडनी भी डैमेज हो गई, सो लास्ट में ये कर देंगे हम। सो इट इज परफॉर्म फॉर एक्सटेंसिव किडनी डैमेज, renal infection, severe obstruction from the stones or tumors and prevention of stone recurrence. नेफ्रेक्टोमी कब करेंगे? जब किडनी स्टोन की वजह से इतना ज्यादा किडनी डैमेज हो गया है, रीनल इन्फेक्शन हो गया है ड्यू टू फ्रीकरेंट स्टोन्स, या सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू स्टोन एंड ट्यूमर, एंड हमें अब नहीं होना, वी डोंट वांट कि अभी रखेंगे तो बार बार होगा, तब लास्ट में हम नेफ्रेक्टोमी करेंगे। Monitor the incision particularly if drain is in place because it will drain large amount of urine. अब नेफ्रेक्टोमी करने के बाद वहां पर ड्रेन्स लगाई होती है, स्पेशली नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जैसे ही पीछे ही ड्रेन होती है, सो वो हम चेक करेंगे एंड ड्रेन में से लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन निकल सकता है, ड्रेन कर सकता है, सो वो हमें सिर्फ मॉनिटर करना है इंसिजन साइड पे। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूरिनरी ड्रेनेज, चेंजिंग ड्रेसिंग फ्रीक्वेंटली इफ नेसेसरी। जहां से हमने इंसर्ट किया है वहां से ड्रेनेज हो रहा है, यूरिनरी ड्रेनेज, तो स्किन पर सब लगेगा, सो स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, सो हमें स्किन को भी प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दैट यूरिनरी ड्रेनेज। एंड जब हम ड्रेसिंग करते हैं वो ड्रेसिंग भी यूरिन वाला हो जाएगा, सो हमें फ्रीक्वेंटली वो ड्रेसिंग भी चेंज करना पड़ेगा अगर सॉइल हो रहा है बार बार। Place an ostomy pouch over the drain to protect the skin from urinary drainage if urinary drainage is excessive. जहां पर इंसिजन है उसके ऊपर ओस्टोमी पाउच, जैसे कोलोस्टोमी बैग वैसे बैग कह सकते वो पाउच भी हम रख सकते हैं। अगर यूरिनरी ड्रेनेज इतना ज्यादा एक्सेसिव है तो फिर ओस्टोमी बैग रख देंगे, पाउच रख देंगे, सो यूरिन कलेक्ट हो जाए एंड हम स्किन को भी प्रोटेक्ट कर सके। Monitor the nephrostomy tube which may be attached to the drainage bag for continuous flow of urine. नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इसमें भी होगी, सो जिसमें से यूरिन कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा, नीचे यूरिनरी कैथेटर की जो बैग आती है वैसी ही बैग अटैच की जाती है, सो वो भी हमें मॉनिटर करनी है। डू नॉट इरिगेट द नेफ्रोस्टोमी और ब्लैडर कैथेटर अनलेस स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब या ब्लैडर में जो कैथेटर इंसर्ट किया है वो हमें इरिगेट नहीं करना है अनलेस you have been prescribed but in a written order। ये ऐसे ही डॉक्टर बोले कि वो इरिगेट कर दो तो नहीं करना है, डॉक्टर को बोलना है कि मुझे पहले लिख कर दो वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डॉक्टर ऐसा बोलेगा मैंने नहीं बोला है, राइट? Encourage fluid intake to ensure urine output of 2.5 to 3 liter per day or more as prescribed. ओके, पेशेंट को फ्लूइड एनकरेज करने के लिए बोलना है कि जिससे यूरिन आउटपुट अच्छा हो, सो एटलीस्ट 2.5 टू 3 लीटर पूरे दिन का बोल पीना है पेशेंट को, या तो उससे ज्यादा भी पेशेंट को जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो पी सकते हैं, बट इतना तो पीना है पेशेंट को पानी। सो दैट इज ऑल अबाउट नेफ्रेक्टोमी। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा?
So we have seen hydronephrosis. Hydronephrosis मतलब enlargement और dilation of renal pelvis and renal parenchyma, मतलब पूरा किडनी डायलेशन हो जाना, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस. हाइड्रोयूरेटर मतलब यूरेटर डायलेट हो गया है. और ये डायलेशन क्यों होता है? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन. यूरिन क्यों अक्यूमुलेट हुआ? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. सो आगे रास्ता बंद है. ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है? ट्यूमर की वजह से, कैलकुलस की वजह से, स्कार की वजह से. ऑब्स्ट्रक्शन नेचुरली ऑब्स्ट्रक्शन है तो, या बीपीएच की वजह से भी यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यूरिन अक्यूमुलेट होगा, उससे डायलेट हो जाएगा. उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे. उसकी इंटरवेंशन, मेन इंटरवेंशन है ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना. ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर इजिली ठीक हो जाएगा. रीनल कैल्कुलाई देखा, मतलब किडनी स्टोन्स की बात हो रही है. सबसे कॉमन प्लेस है किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन की. कहीं भी हो सकता है पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में, बट सबसे ज्यादा किडनीज के अंदर फॉर्म होते हैं. जो यूरेटर स्टोन्स होते हैं वो यूरेटर में बनते नहीं है, बनते तो किडनी में ही है, बट वो आगे जाके स्टक हो जाते हैं, राइट. सो अगर यूरेटर में है तो हम बोलेंगे यूरोलिथियासिस, किडनीज में है तो बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस. पता कैसे चलेगा स्टोन कहाँ पर है? तो सिटी स्कैन, आई केयूबी या आईवीपी से पता चलेगा, या अल्ट्रासाउंड यूएसजी से पता चल जाएगा. ओके. फिर उसके कॉजेस देखेंगे, स्टोन फॉर्मेशन क्यों होता है. सो दिस कुड बी द रीजंस. एंड उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे हमने. इतना याद रखना है कि वो पेशेंट को पेन बहुत सीवियर होता है. देयर इज सीवियर पेन इन रीनल स्टोन. किडनी रीनल कैल्कुलाई में स्टोन ज्यादा है. स्टोन की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. सो हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर भी होगा. यूरिनरी पड़ा, यूरिन जमा होगा तो इन्फेक्शन भी क्रिएट करेगा. तो यूटीआई के भी सारे साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे थे, राइट. यूरेट्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं. एंड वो स्टोन है, वो आगे जो वॉल है, जस्ट इमेजिन कि ये यूरेटर है और स्टोन बीच में इरिटेशन कर रहा है. सो यूरेटर डैमेज हो रहा है तो ब्लीडिंग होगा. सो हिमेचूरिया हो सकता है. यूटीआई है तो क्लाउडी यूरिन. सो ये सारी लाइक साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे हमें. इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? देर इज ओनली टू इंटरवेंशन. पानी ज्यादा पीना है, या तो स्टोन सर्जरी करके रिमूव करना है. स्टोन छोटा है तो पानी पीने से निकल जाएगा, राइट. बट स्टोन बड़ा है तो सर्जरी करनी पड़ेगी. बट साथ में पेशेंट को पेन भी हो रहा है तो वो सब भी हमें ठीक करना पड़ेगा. अगर पेन पेशेंट को स्टोन की वजह से, आई एम डिस्कसिंग वन केस. ओके चलो. पेशेंट को किडनी स्टोन है, राइट. एंड पेशेंट को यूरिन इतना जमा हो गया, इतना जमा हो गया कि उसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो गया. सो हमारा फर्स्ट स्टेप प्रायोरिटी क्या है? कि वो जो यूरिन अक्यूमुलेट हुआ है जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, तो पहले स्टेंट इंसर्ट करके वो पस सब कुछ निकाल देंगे, इन्फेक्टेड पोर्शन सब कुछ निकाल देंगे. फिर पेशेंट को अब डिसाइड करेंगे कि स्टोन कैसे रिमूव करना है. सो दैट कुड बी इंटरवेंशन इन अ स्टोन. पहले स्टेंट निकाल के फ्लूइड निकाल दो, या पेशेंट को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोन है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेसिस के ऐसा कुछ हुआ नहीं है. सो फिर पेशेंट को पानी ज्यादा पीने के लिए बोलो. अगर स्टोन बड़ा है तो फिर सर्जरी के लिए बोलेंगे. बट जो भी प्रॉब्लम है लाइक यूरिनरी स्टेसिस की वजह से इंफेक्शन, यूटीआई, तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा. सो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम करेंगे. ओके, व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? एंड online students, what is this red important point? કેલ્ક્યુલાઈ છે એનું all the strain કરવાનો for the presence of stones. એ stones જે છે fragments એને laboratory મોકલવાના analysis માટે. ओके. सो उनका सारा यूरिन स्ट्रेन करना पड़ेगा. स्ट्रेन करने के बाद जो भी मिलता है आपको स्टोन्स और जो भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, वो लैब में भेजने पड़ेंगे. फिर डाइट रिलेटेड हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया था. 3 टाइप के स्टोन्स होते हैं, यूरिक, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट. यूरिक एसिड, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन पेशेंट को वो डाइट मॉडरेशन में या लिमिट करना होगा. सो प्यूरिन किस में ज्यादा होता है, किस में मॉडरेट होता है. इन शॉर्ट, नॉन वेजिटेरियन मीट सोर्स जो भी है उसमें प्यूरिन प्रोटीन से बना होता है वो, राइट. सो प्यूरिन ज्यादा होगा. कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादा होगा. ऑक्सलेट वेजिटेबल्स, और वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें सबसे ज्यादा होता है. सो इतना एक आपको स्ट्राइक मिल गया. दूसरे भी प्रोडक्ट्स है जो कॉमन है, बट ये की है कि आपको ऐसे याद रहेगा.
ओके, फिर हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखे थे। यूरिनरी स्टोन, किडनी स्टोन, रीनल कैल्कुलाई के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रॉक्सिमल यूरेटर में अगर ब्लॉकेज है तो इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। मिड यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इतने ऑप्शंस है। एंड डिस्टल यूरेटर में इतने ऑप्शंस है, उसमें से डॉक्टर कोई भी कर सकता है। सो हमने सिस्टोस्कोपी देखा, ब्लैडर से मतलब यूरेथ्रा से ही हम एक कैथेटर इंसर्ट करके विजुअलाइज करेंगे स्टोन कहाँ पर है एंड उसको रिमूव करेंगे। वहां पर स्टेंट रख सकते हैं तो एटलीस्ट वो आगे का यूरिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल जाए। एंड उसमें से दवाई भी डाल सकते हैं, या हम वो लिथोट्रिप्सी भी यूज कर सकते हैं। लाइक कैथेटर इंसर्ट किया है तो लिथोट्रिप्सी करके भी उसको तोड़ सकते हैं। सो वेरियस मेथड, पर हमने मेन क्या किया? सिस्टोस्कोपी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी में इट इज अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई भी इंसिजन करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरोस्कोपी करके देख लो कि एग्जैक्टली स्टोन कहाँ पर है, फिर वो मशीन सेट कर देना है उसके ऊपर एंड नीचे पेशेंट ऐसे सिटी के जैसा बेड होता है उसके ऊपर सो जाएगा एंड उसमें से कंटिन्यूअसली वेव्स निकलती रहेगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उससे वो स्टोन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर वो यूरिन में निकल जाएगा। निकल जा रहा है तो ओके, नहीं निकल रहा है तो हमें इसके सिवा और मेथड्स भी यूज करनी होगी। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि ना। फिर हमने देखा परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, मतलब बाहर से इंसिजन करके वी आर ब्रेकिंग द स्टोन। सो हम नीचे से भी इंसर्ट हो सकते हैं या ऊपर से भी इंसिजन करके कर सकते हैं। सो पर इन शॉर्ट हमने कैथेटर इंसर्ट किया, कैथेटर इंसर्ट करने के बाद उसकी टिप को स्टोन के आगे लेकर जाके छोड़ देंगे एंड उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स देके तोड़ देंगे। दूसरा, दवाई भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने पीछे से लाइक नेफ्रोस्कोपी एंड सिस्टोस्कोपी, दो वे है टू डू द लिथोट्रिप्सी। नेफ्रोस्कोपी यूज किया है, मतलब यहाँ से इंसिजन करके किया है तो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब होगी वहां पर, राइट। एंड अगर सिस्टोस्कोपी किया है तो सिर्फ यूरिनरी कैथेटर ही होगा। उसके भी कॉम्प्लिकेशंस ये ध्यान रखने हैं। यूरेट्रोलिथोटॉमी मतलब डायरेक्टली यूरेटर को कट करके ओपन करके वी आर रिमूविंग द स्टोन, दैट्स इट। एंड जहां पर भी हम डायरेक्ट इंसिजन कर रहे हैं वहां पर ड्रेन होगा। फिर पाइलोलिथोटॉमी, सीधा इंसिजन रख के, बड़ा इंसिजन रख के सीधा रीनल पेल्विस को ही ओपन करके उसमें से स्टोन निकाल रहे हैं, सो वहां पर भी ड्रेन होगा। नेफ्रोलिथोटॉमी मतलब सीधा किडनी के अंदर ही इंसिजन रख के हमने स्टोन निकाला, सो वहां पर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब होगी जो ड्रेन का भी काम करेगी, यूरिन कलेक्शन का भी काम कर लेगी। एंड ब्लैडर वाला तो होगा ही वहां पर, बट ये भी एक्स्ट्रा है। फिर हमने देखा पार्शियल एंड टोटल नेफ्रेक्टोमी, मतलब इतनी सीवियरली प्रॉब्लम हो गया है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है टू रिमूव द किडनी। पार्शियल, पार्शियली या कंप्लीटली वी आर रिमूविंग द नेफ्रेक्ट। पार्शियल और टोटल में डिफरेंस क्या है? टोटल नेफ्रेक्टोमी मतलब तो पार्शियल में काट के निकालते हैं, गूगल इट, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, किडनी को काट के तो नहीं निकाल सकते, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल नेफ्रेक्टोमी? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, देन सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.